वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो यार, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हम सॉइल मैकेनिक्स के फ्लूइड मैकेनिक्स की अपनी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, 2004 से लेकर के और 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, अभी हमारा ये 3rd पार्ट है। तो कोशिश करेंगे, देखो जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उतना जल्दी इसको कंप्लीट करने की। लेकिन यार, आप लोग को देखो, मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ, सच में विश्वास कीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो ये मान के चलिए क्वेश्चन आप लोग के रिपीट होंगे। 50% क्वेश्चन आप लोग को यहीं से देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आप एनालाइज भी कर सकते हो क्योंकि आप चैप्टर वाइज चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए, आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर 3, लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। जो आप लोग का लिक्विड है इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम आप लोग का, इससे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बने हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। मेनली इससे 2 ही क्वेश्चन अभी तक हमारे आए हैं, तो चैप्टर हमारा उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रह जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी हमारे हैं। 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, द रोटेशन ऑफ bucket containing water and rotating about its vertical axis at a constant speed shall produce। आप लोग को बताना है कि एक बकेट है आप लोग के पास, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बात कीजिए, एक बकेट आप लोग के पास है। अब ये जो बकेट है आप लोग की वो रोटेट हो रही है, किसके अबाउट रोटेट हो रही है? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो उसमें जो आप लोग का फ्लो होगा वो किस तरीके का फ्लो होगा? फ्री वर्टेक्स फ्लो होगा, फोर्स वर्टेक्स फ्लो होगा, या बोथ ऑफ द एबव, यानी कि दोनों होंगे, या फिर नन ऑफ द एबव? इसका सही आंसर आप लोग को बताना है, सही आंसर क्या होगा। तो देखो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब आप उसको रोटेट कर रहे हो बकेट को, तो बकेट को रोटेट करने के लिए क्या है, आप लोग को कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो जो फोर्स आप लोग को अप्लाई करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसकी वजह से जो आप लोग का वर्टेक्स होगा वो कैंसिल होगा, फोर्स वर्टेक्स होगा। अब फ्री वर्टेक्स की बात करें, सर फ्री वर्टेक्स क्या होता है? तो देखो, जो आप लोग का किचन में जो बेसिन वगैरह लगा हुआ होता है, जब आप उससे क्या करते हो, वहाँ पे अपने हैंड वगैरह या फिर आप लोग के जो बर्तन वगैरह होते हैं, जब उनको धुलते हो आप, तो धुलने के बाद क्या होता है, पानी आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता हुआ, जो आउटलेट होता है उसका, उससे बाहर निकल जाता है, कुछ इस तरीके से घूमता है, घूमता घूमता आउटलेट से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे फ्रीली आप लोग का वो क्या हो रहा है, वर्टेक्स कर रहा है। तो फ्री वर्टेक्स फ्लो आप लोग का ये हो जाता है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास है, ये कोई कंटेनर हमारे पास था, ठीक है। ये कंटेनर आप लोग का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ आप लोग का रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करता है तो इसकी 2-3 कंडीशन होती हैं कि आप लोग का एक्स डायरेक्शन में इसको रोटेट करा रहे हो, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, कि वाई डायरेक्शन में आप इसको लेके जा रहे हो, फिर रोटेट करा रहे हो, ठीक है, अप में लेके जा रहे हो कि डाउन में लेके जा रहे हो। तो ये बहुत सारे इसके केसेस बनते हैं। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए कि जब आप इसको रोटेट करोगे तो आप लोग की जो सरफेस है कुछ इस तरीके की बन जाएगी, यानी कि कॉनकेव सरफेस आप लोग की बन जाएगी। तो ये कॉनकेव सरफेस होगी आप लोग की, कैसी होगी? फ्री सरफेस होगी। कैसी होगी? फ्री सरफेस होगी। अगर इस फ्री सरफेस पर बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो आप लोग का कितना होगा, जो 101.3 किलो पास्कल के इक्वल होगा, ठीक है। और बात करें गेज प्रेशर की, तो आप लोग का गेज प्रेशर कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि गेज प्रेशर के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, इसको हम क्या मान के चलते हैं? 0 प्रेशर लाइन मान के चलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, फोर्स वर्टेक्स के रिलेटेड यहाँ भी हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। फ्री वर्टेक्स की डेफिनेशन भी गिवन है, इफ फ्लूइड इज रोटेटिंग विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द मोशन इज कॉल्ड फ्री वर्टेक्स। जब आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के उसको रोटेट कर रहे हो तो वो आप लोग का कैसा हो जाएगा? फ्री वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। और फ्री वर्टेक्स मोशन इज एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क इज़ जीरो, क्योंकि उसमें आप एक्सटर्नल टॉर्क कुछ अप्लाई करते नहीं हो, तो उसकी वजह से जो भी आप लोग का एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा रहता है? कंजर्व्ड रहता है, मतलब कॉन्स्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम का वो क्या होता है? जे इंटू आर आता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो पी इंटू आर। और पी आप लोग के पास मोमेंटम है सिंपल, जो कि एम वी हो जाएगा, इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग के पास आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, जनवरी में आया हुआ था आप लोग का, 2018 में पूछा गया था, ठीक है, 17 का पेपर था। what is the transported water is transported on a level road in a cylindrical container of diameter 0.5 मीटर एंड हाइट 0.8 मीटर। आप क्या कर रहे हो, आपका एक कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसमें आप पानी को लेकर के जा रहे हो, वाटर को लेकर के जा रहे हो, और उसका जो डायमीटर है ना आप लोग का, वो कितना है? 0.5 मीटर, और हाइट कितनी है? 0.8 मीटर है। द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल जो चल रहा है उसको लेकर के सिलेंडर को, उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो व्हाट इज़ द इनिशियल अलाउेबल हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक? आप लोग को बताना है इनिशियली आप लोग की क्या हाइट थी, किसकी?
वाटर की इन द टैंक देयर इज़ नो स्पिल, और उसमें कोई भी आप लोग का स्पिल भी नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन की। ये देखिए, इनिशियल स्टेज में आप लोग का जो कंटेनर है कुछ इस तरीके से होगा, उसका डायमीटर आप लोग का डी हो जाएगा, और हाइट ऑफ वाटर की बात करें तो इस तरीके से आ जाएगा, और ये आप लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर लेवल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी टोटल हाइट की बात करें कंटेनर की, तो वो हमने कितना ले लिया, एच ले लिया, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जब आप इसको रोटेट करना मतलब इसको ले जाना शुरू करोगे, यानी ले जाना शुरू करोगे मतलब जब गाड़ी आपकी चलनी शुरू होगी, व्हीकल चलना शुरू होगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वो चलेगा किस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा, प्लेन रोड पे। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी जो फ्री सरफेस थी ना आप लोग की, वो कुछ इस तरीके की फ्री सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फ्री सरफेस हुई है, फ्री सरफेस आप लोग की इंक्लाइंड हो चुकी है किस पे, थीटा एंगल पे। तो हमने क्या करा, इसको मिडिल से हमने देखा, तो इसको हमने रेडियस देख ली, तो dy2 ये हो गया, और dy2 आप लोग का ये हो गया, ठीक है। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये जो आप लोग की फ्री सरफेस बनी, इसका जो एंगल आया इसका एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू आप लोग का फॉर्मूला होता है ax अपॉन az प्लस के g का होल स्क्वायर, ठीक है। ax आप लोग का एक्सेलेरेशन होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, az होता है एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, और g आप लोग का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप देखोगे जो वैल्यू आप लोग को गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक तो कंटेनर का डायमीटर आप लोग को गिवन है, कंटेनर की हाइट आप लोग को गिवन है टोटल, ठीक है, और एक्सेलरेशन आप लोग को गिवन है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आप लगाइए, सॉरी वहाँ पर होल स्क्वायर नहीं होता यार, इस चीज़ का ध्यान रखना, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आप लोग का ax अपॉन az प्लस के g, ये फॉर्मूला आप लोग का आ जाता है, ठीक है। तो ax पता है, अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, तो इसलिए az की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग की, जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल कितना, g। तो यहाँ से जब tan थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो tan थीटा जब आप सोल्व करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, केवल ax अपॉन कितना आ जाएगा, g, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 5, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.81, तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan थीटा। अब देखिए ये ट्रायंगल आप लोग का बन रहा था, ट्रायंगल जो आप लोग का बन रहा था, जब आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो इस ट्रायंगल में ये इस तरीके का आप लोग का है फ्री सरफेस में। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग हमारा जो tan होता है, tan थीटा जो होता है वो कितना होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आप लोग का कितना, डेल जेड, और बेस कितना आप लोग का d/2, ठीक है। तो ये tan थीटा हमारे पास आया, और एक tan थीटा की इक्वेशन वो आई है, और d/2 हमें मालूम है क्योंकि टोटल जो डायमीटर है वो कितना 50 है, तो d/2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो डेल जेड अपॉन कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल जेड आप लोग को निकालना है, यानी कि कितना हाइट उसका क्या होगा, जब वो एक्सेलरेट करेगा तो कितना हाइट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग के पास आ जाएगा ये, क्योंकि डेल जेड अपॉन कितना है, d/2 आया है, इजिकल टू कितना है, tan थीटा है, और tan थीटा की वैल्यू अभी तो हमने निकाली थी, ठीक है, ax अपॉन g से। तो जब फाइनली आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये आप लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। डेल जेड की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12.7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे क्या है उसने, इफ़ नो वाटर इन द स्पिल, अगर वाटर आप लोग का नहीं है स्पिल में, तो इसका मतलब इनिशियल लेवल ऑफ वाटर कितना होगा, जो टोटल हाइट थी वो कितनी थी, 0.8 मीटर थी, यानी कि 80 सेंटीमीटर थी। तो उसमें से हाइट में कितना चेंज आया आप लोग का, अगर वो ना हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी स्पिल ना हो आप लोग का, तो कितना आ जाएगा, 12.7 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 67.3 आप लोग का सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें कहा था कि आप लोग का कोई भी उसमें वाटर नहीं है, देर इफ़ नो वाटर टू द स्पिल, कोई वाटर आप लोग का स्पिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में आप लोग को बताना। चलिए नेक्स्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 4। देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे जेईई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ आप लोगों से तो यहाँ से आप लोग को 110% यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, और उसी कॉन्सेप्ट पे मिलेगा जो मैं आप लोग को बता दूंगा, उससे अलग कॉन्सेप्ट आप लोग को मुश्किल से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है यार, इसको ईजी वे में ना लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, शेयर करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ बायोन्सी की बात कर रहा है, तो चैप्टर का नाम जो था आप लोग का बायोन्सी, एक बार चैप्टर के नाम से मैं आप लोग को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, बायोन्सी एंड फ्लोटेशन। तो जो आप लोग का बायोन्सी एंड फ्लोटेशन होगा, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी अगर आप लोग का मान लो फ्लूइड कहाँ होगा, स्टैटिक सिचुएशन में होगा। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आप लोग का जो फ्लूइड होगा वो स्टैटिक में होगा, यानी कि पानी जो होगा इसके अंदर वो रेस्ट में होगा। अब इसके अंदर पानी अगर रेस्ट में है और इसमें क्या होगा, कोई भी बॉडी
क्या करेगी, इसके अंदर कोई भी बॉडी हम डाल देंगे तो बॉडी या तो उसके ऊपर तैरेगी या उसके अंदर डूब जाएगी, यानी कि या तो सबमर्ज्ड हो जाएगी या फिर क्या करेगी, पार्शली क्या करेगी आप लोगों की फ्लोटिंग करेगी। तो इसके जो कंडीशंस होते हैं सबमर्ज करने के और फ्लोटिंग करने के, तो उसी वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बॉडी की और लिक्विड की। तो इसी में हमें रिलेशन देखना है। तो इन टर्म्स से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, द सेंटर ऑफ अ बायोन्सी ऑलवेज। जो आपका सेंटर ऑफ बायोन्सी होता है वो ऑलवेज कहाँ होता है, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आप लोग का है और जो बायोन्सी फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, या फिर कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, यानी कि जो आपका बायोन्सी फोर्स होता है उसका जो सेंटर मिलता है आप लोग को वो उसके इक्वल होता है जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस करा है उसका सेंट्रोइड जितना होगा। समझ में आई बात? यानी कि आपने एक पानी से भरी हुई कोई बकेट थी, उसके अंदर आपने बॉडी डाली, तो बॉडी मान लीजिए पार्शली आप लोग की क्या है, सबमर्ज्ड है, यानी कि आधी डूब गई है और आधी बॉडी के मतलब पानी के ऊपर है। तो उस केस में जितना फ्लूइड उससे निकला है, ठीक है ना, या फिर आप ये मान लीजिए कि जितना पोर्शन बॉडी का फ्लूइड के अंदर है तो उसका जो सेंट्रोइड होगा वहाँ पर आप लोग का क्या एक्ट करता है, बायोन्सी फोर्स एक्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेता हूँ आप लोगों से कि सेंटर ऑफ बायोन्सी आप लोग का क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। देखिए एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक होता है बेटा सेंट्रोइड, ठीक है, दोनों को क्लियर कर लीजिए। देखिए जो सेंट्रोइड होता है आप लोग का ये आता है 2D फिगर्स में, ठीक है, 2D फिगर्स में, जो 2D फिगर्स होते हैं ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इनके, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ग्रेविटी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो 3D फिगर्स में हमको देखने को मिलता है। 3D फिगर्स की बात करें जैसे कि क्यूब हो गया, कोन हो गया, ठीक है ना, ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती हैं जिन 3D होती हैं हमारी, सिलेंडर हो गया, तो इनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलता है, और जो 2D फिगर्स होते हैं उनमें सेंट्रोइड देखने को मिलता है, ठीक है, इनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। चलिए बात करते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी की। तो इज़ द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड, यानी कि जितना आप लोग का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका जो सेंट्रोइड होगा, ठीक है, वो जो होगा आप लोग का उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है। और इसी सेंटर ऑफ बायोन्सी पे एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, ठीक है। और ये जो बायोन्सी फोर्स होता है ये ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी इज़ एज्यूम टू एक्ट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर उस बॉडी का टोटल मास आप लोग का एक्ट कर सकता है, ठीक है ना, वो पॉइंट आप लोग का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ज्योमेट्रिकली सेंटर फॉर बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उस पॉइंट पर क्या होता है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सेंटर ऑफ बायोन्सी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन केस ऑफ व्हेन बॉडी इज यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट्स इन कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन लिक्विड, यानी कि आप लोग का क्या है, अगर आप लोगों से कहें सेंटर ऑफ बायोन्सी की बात करें और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों आप लोग के एक ही केस में आप लोग के कोइंसाइड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं सर, जब आप लोग का जो बॉडी है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, डूब जाए, इमर्ज्ड हो जाए या कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो जाए किसमें, लिक्विड में, ठीक है, तभी उस केस में ऐसा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए अ सबमर्ज्ड बॉडी इन वाटर इज सब्जेक्टेड टू अ बायोन्सी इक्वल टू, एक सबमर्ज्ड बॉडी है आप लोग के पास, यानी कि पानी में कम्प्लीटली डूब चुकी है, तो उस पर जो बायोन्सी फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, द इक्वल ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी कि जितना आप लोग का वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ उसके वॉल्यूम के, या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, बिल्कुल सही बात है, जितना वेट आप लोग का डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके वेट के क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हमें यहाँ एक प्रिंसिपल मिलता है, जो बायोन्सी फोर्स होता है जितना भी हमारे पास वेट डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके इक्वल वो होता है, ठीक है। चलिए इसी को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इन्होंने कहा भी है, एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोन्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी कि एक बॉडी ने जितना पानी बाहर निकाला, ठीक है, उसका जितना भी वेट होगा वो इक्वल होगा कि फ्लूइड जितना उस पर बायोन्सी फोर्स लगा रहा था, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड हमें क्या क्या गिवन है वो भी हम देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये देखिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में,
द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स, जो आपका मैग्नीट्यूड होता है बायंट फोर्स का, कैन बी डिटरमाइंड बाई, आप लोग उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? तो भाई हम तो उसको क्या कर सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई करके डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया था वो मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए, अ फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ मेटासेंट्रिक इज, देखो मैं यहाँ पे आप लोग को 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो हम 2 केस लेकर के चलेंगे, ठीक है। हम 2 केस की बात करेंगे। एक केस होगा जब हमारी बॉडी क्या होगी, पार्शली सबमर्ज्ड होगी, क्या होगी, पार्शली सबमर्ज्ड होगी, ठीक है। और दूसरा होगा जब बॉडी हमारी क्या होगी, फुल्ली सबमर्ज्ड होगी, फुल्ली सबमर्ज्ड होगी। यानी कि इस केस में बॉडी हमारी पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी होगी, और इस केस में क्या होगा, बॉडी आधी डूब चुकी है और आधी ऊपर तैर रही है, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारी सिचुएशन होगी। तो देखो जब भी आप पार्शली कंडीशन में चेक करोगे ना, पार्शली सिचुएशन में चेक करोगे कि बॉडी आप लोग की कैसी, स्टेबल है, अनस्टेबल है, कि इक्विलिब्रियम में कैसी है, तो इस केस में आप देखते हो मेटासेंट्रिक हाइट को। ध्यान से सुनना, इस केस में आप क्या देखते हो, मेटासेंट्रिक हाइट को देखते हो। और जब आप लोग फुल्ली सबमर्ज्ड की बात करते हो तो इस केस में आप किसको देखते हो, इस केस में चेक करते हो बायंस को। किसको चेक करते हो, बायंसी को, या हाँ बायंट को। बायंसी जो सेंटर ऑफ बायंसी होता है उसको आप चेक करते हो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, कि ऊपर है, नीचे है, कि दोनों एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अभी आप चेक करते हो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में चेक करते हो, लेकिन मेटासेंट्रिक हाइट को चेक करते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे कहा था कि एक बॉडी आप लोग की फ्लोटिंग बॉडी है। कैसी है, फ्लोटिंग बॉडी। अब खुद सोचिए कि फ्लोटिंग बॉडी होगी तो मतलब कैसी होगी, पार्शली सबमर्ज्ड होगी, यानी कि पानी पे तैर रही है। तो उस केस में हमसे स्टेबल की कंडीशन पूछी है। तो स्टेबल की कंडीशन में आप लोग याद रखना कि जब स्टेबल की कंडीशन पूछेगा तो मेटा सेंटर क्या होगा आप लोग का, ज़्यादा होगा किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अनस्टेबल के केस में एम जो है वो लेस देन हो जाएगा जी से, और अगर एम और जी आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसको आप याद रखना, इसको याद रखने के केस में आप लोग का यहाँ पे बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे स्टेबल का केस पूछा था, स्टेबल का केस क्या हो जाएगा, जब मेटासेंट्रिक आप लोग का किससे ऊपर होगा, ग्रेविटी से। तो आने वाले टाइम में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके की आप लोग की सिचुएशन होती है। ये आप लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यहाँ पे बायंसी फोर्स आप लोग का अप्लाई होता है। जब आप लोग की पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी होती है तो एक मेटासेंट्रिक नाम की हमें एक हाइट मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट हमें मान लीजिए कहीं पर एम मिल जाता है। तो जी से लेकर के एम तक की हाइट होती है ना, ठीक है, जी से एम तक की, इसी को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। इसका भी नाम आप याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। उसके आगे देख लीजिए और क्या है, यहाँ पे भी देखिए वही सिचुएशन है, स्टेबल अनस्टेबल के केस में। ये आप लोग का इक्विलिब्रियम का है, ये अनस्टेबल का केस है, ये आप लोग का स्टेबल का केस है। तो स्टेबल के केस में देख लो एम ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एम नीचे आ गया आप लोग का, यहाँ पे देखो एम और जी आपस में एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर गए। तो यही चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हैं। ये देख लीजिए कब आप लोग का, यहाँ पे टेबल भी मैंने आप लोग को बना करके दे दिए। जब मैंने आप लोगों से बोला कि मेटा सेंटर जो है आप लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा तो वो आप लोग की बॉडी क्या होगी, स्टेबल होगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो मेटा सेंट्रिक हाइट है आप लोग की कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये आप लोग की पॉजिटिव होगी तो उस केस में भी आप लोग की बॉडी क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें आप लोग का ये निगेटिव हो गया तो क्या होगी सर, अनस्टेबल होगी। या फिर ये आप लोग का ये भी कह दो कि एम अगर लेस देन जी हो जाए, और अगर तीनों इक्वल हो जाए तो उस केस में आप लोग की या मेटासेंट्रिक हाइट जीरो हो जाए तो आप लोग का ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल स्टेट आ जाएगी, ठीक है, उस बॉडी की जो बॉडी फ्लोट कर रही है लिक्विड पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द बायंसी डिपेंड्स अपॉन, जो आप लोग का बायंसी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर विद विच इज़ लिक्विड इज़ डिस्प्लेस, जो प्रेशर आप लोग का क्या करता है, अप्लाई करता है लिक्विड उसके ऊपर। या फिर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो आप लोग का वेट निकल करके आया है, बाहर आया है लिक्विड, उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। ना तो इसके ऊपर, ना इसके ऊपर, ना इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो किसके ऊपर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के ऊपर, जो कि आप लोग का क्या आता है, बायंसी फोर्स आता है। और ये किसने बताया था आप लोग का, आर्किमिडीज ने बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी द मेटा सेंटर इज, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहा है बेटा, किसकी फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहा है, आप लोग की जो फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहा है और मेटासेंट्रिक हाइट से पूछ रहा है। तो मेटासेंट्रिक हाइट ही होती है हमारी फ्लोटिंग बॉडी में, और अगर सबमर्ज्ड बॉडी होती है तो उस केस में किससे कंपेयर करते हैं हम, बी से, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का 2016 में पूछा गया था। द पॉइंट ऑफ इमर्ज्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में टेकन इज एक्ट इज़ नोन एज, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग की कम्प्लीटली इमर्ज्ड बॉडी है, यानी कि पानी में डूब चुकी है, तो उसमें जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा आप लोग का, जो लिक्विड अप्लाई करेगा, उसको आप क्या कहोगे। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम, उसके हिसाब से फिर अपना आंसर भी चूज़ कर लेंगे। तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, मेटा सेंटर बोलोगे, नहीं ये तो एक हाइट होती है। सेंटर ऑफ प्रेशर बोलोगे, नहीं सेंटर ऑफ प्रेशर वो होता है आप लोग का जहाँ पर प्रेशर फोर्स एक्ट करता है, P इजिकल टू रो जी एच बार इंटू ए आप लोग का एक्ट करता है। सेंटर ऑफ बायंसी होता है, बिल्कुल सही बात है, जो आप लोग का लिक्विड अप्लाई करता है, ठीक है, आप लोग का नीचे से ऊपर की तरफ लिक्विड फोर्स लगाता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है। मान लीजिए कि आप लोग की एक बॉडी थी जिसका एरिया ए था, और इस बॉडी पे जब आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से प्रेशर आप लोगों का पीएच लग रहा है और वर्टिकल से P1 लग रहा है। अगर आप पास्कल लॉ की बात करोगे तो P1 इजिकल टू किसके होगा, पीएच के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है। लेकिन अगर बात करें आर्किमिडीज के हिसाब से, तो आर्किमिडीज ये बोलता है कि इसमें जो एक फोर्स लगेगा ना, जहाँ पर आप लोग का इसका क्या होगा, बायोंट होगा। ठीक है, क्या होगा, बायोंस होगा। ठीक है, या सेंटर ऑफ बायंस होगा, वहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको आप क्या कहोगे, बायंसी फोर्स कहोगे, और ये हमेशा किस में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऊपर की तरह काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है ना, चलो अच्छा सर बायोंट फोर्स निकालेंगे कैसे, तो हाँ एक मिनट इसकी कैलकुलेशन को देख लीजिए कैसे आप बायोंट फोर्स को निकालते हो। तो देखो हमें क्या बताया था उसने कि जो बायोंट फोर्स होगा ना वो इक्वल होगा किसके, जो आप लोगों ने वॉल्यूम डिस्प्लेस करा था उसके वेट के। जो आप लोगों ने वाटर डिस्प्लेस करा था या बॉडी ने वाटर डिस्प्लेस करा था उसके वेट के इक्वल होगा, तो हमने वेट ले लिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप लोग को वेट निकालना उस लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ, या तो आप तराजू लेके बैठ जाओ, उसको वेगिंग मशीन लेकर के बैठ जाओ और नापने लग जाओ उसको कितना वजन होगा, उसका कितना वेट होगा, या फिर एक तरीका और होता है आप लोग के पास, जो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो यूनिट वेट होता है या फिर स्पेसिफिक वेट होता है, वो क्या होता है आप लोग का, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है नहीं। तो अगर यहाँ से आप लोग को वेट निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, गामा इंटू वी कर दीजिए, गामा इंटू वी इधर ले जाइए इसको, तो वेट आ जाएगा, यानी कि जो आप लोग का बायंसी फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा गामा इंटू वी। ठीक है, गामा क्या होगा सर, गामा होता है आप लोग का यूनिट वेट, जो कि क्या आएगा, रो इंटू जी इंटू वी आएगा। ठीक है, अब देखिए रो जो होगा आप लोग का ये क्या होगा, डेंसिटी होगी। किसकी डेंसिटी होगी ये बताइए, जो आप लोग का निकल करके आया है फ्लूइड उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जी आप लोग का क्या होगा, जी यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा आप लोग का, और वी जो होगा वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम आप लोग का डिस्प्लेस हुआ है वो होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो वॉल्यूम आप लोग का डिस्प्लेस्ड हुआ है उस बॉडी का वॉल्यूम होगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि बॉडी का जितना पोर्शन पानी के अंदर डूबा हुआ होगा उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन अ इमर्स्ड बॉडी इज कोल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं बायंसी। उसको क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। अगर कोई भी आप लोग की क्या है अपवर्ड फोर्स लग रहा है किसके थ्रू, फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कोई भी बॉडी कंप्लीटली डूबी हुई है उस फ्लूइड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायंसी फोर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का, इसको पढ़ लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, अब बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप लोग का बॉडी है फ्लोट कर रही है बेटा, क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। इसका मतलब क्या है, वो सर पार्शियली है, पार्शियली सबमर्ज्ड है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, वो क्या है, पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है। यानी कि अगर पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी है तो उस केस में हमारा क्या होना चाहिए, मेटा सेंटर जो होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने बताया था फ्लोटिंग केस में क्या होना चाहिए, एम जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जी से, फ्लोटिंग के केस में। और अगर आप लोग की बॉडी पूरी तरीके से डूब चुकी है तो उस केस में बी क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए किससे, जी से। ठीक है, जो आप लोग का बायंसी है, सेंटर ऑफ बायंसी, वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से बोल रहा है, an odd shaped body weighing 7.5 kg is occupying 0.01 cubic meter volume will be completely submerged in a fluid having the specific gravity। देखो एक आप लोग की बॉडी है जिसका वेट कितना है, 7.5 किलोग्राम है। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, उसने ऑक्यूपाई करा हुआ है वॉल्यूम कितना, 0.01 मीटर क्यूब वॉल्यूम विल बी
इसका इतना वॉल्यूम है और वो कम्प्लीटली क्या है आप लोग की सबमर्ज्ड हुई है किसमें, उस फ्लूइड में, ठीक है, उस लिक्विड में आप लोग की सबमर्ज्ड हुई है। तो आप लोग को उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग की होती क्या है, जी, ठीक है, जिसको आप एस से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये होती क्या है सर, आप लोग की मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन कितना होता है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का रेशियो हमारा होता है। तो यानी कि अगर हम उस फ्लूइड की डेंसिटी निकाल लें और फिर उसको हम क्या करा दें, डिवाइड करा दें किससे, यूनिट वेट ऑफ वाटर से, तो हमारे पास क्या जाएगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जो आप लोग को वेट होता है हमारा, ठीक है, जो वेट आपका होता है, बायनेंसी फोर्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, वेट के इक्वल होता है, ठीक है। तो वेट आप कैसे निकालोगे, गामा इंटू क्या करोगे, वी करोगे, ठीक है। और गामा के लिए आप कितना करोगे, रोजी इंटू वी करोगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे वेट हमें गिवन है, ठीक है। देखो बायनेंसी फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट के, तो यहाँ पे आप रख दोगे 7.5 इंटू जी, उसको फोर्स बनाने के लिए। जी से जी आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो फ्लूइड की आप लोग की डेंसिटी है वो आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम आप लोग के पास गिवन है 0.01। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो फ्लूइड की क्या डेंसिटी आप लोग के पास आ गई। लेकिन आप लोग को तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना, तो मैंने बताया था फ्लूइड की जो आप लोग की डेंसिटी आएगी उसको वाटर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जी की वैल्यू आप लोग के पास कितनी आ जाएगी, 0.75 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से सोल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हम देख लेते हैं। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी है, आप उसको इक्विलिब्रियम में कब कहोगे। इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। इट मूव्स वर्टिकली, जब वो वर्टिकली मूव्स करेगी। या फिर इट रोटेट्स अबाउट सी जी, या फिर वो अपने सी जी के अबाउट रोटेट करेगी तब कहोगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप लोग को बहुत कंफ्यूज करेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यार उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप लोग को दो ही बताई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ना तो बॉडी के बारे में उसने क्लियर किया है हमें कि ना फ्लोटिंग बॉडी है कि सबमर्ज्ड बॉडी है, कैसी है। और हमें पता है कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी या तो एम इजिकल टू जी होना चाहिए, या फिर बी इजिकल टू क्या होना चाहिए, जी। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप लोग की सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोल रहा है मेटासेंट्रिक हाइट इज़ गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन। आप लोग को बताना है कि मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है आप लोग की वो किस किस के बीच की डिस्टेंस होती है। देखो मैंने आप लोग को बताया था सबसे नीचे आप लोग के पास क्या जाएगा, बायोन्सी, फिर आप लोग के पास क्या जाएगा, सी जी, ठीक है। अगर उसके हम बात करें, एक सेकेंड, तो इसमें होता क्या है कि कुछ इस तरीके से हमारा होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या मिल गया, जी मिल गया, फिर हमें बायोन्सी मिल गया, फिर ऊपर क्या मिल जाता है, हमें मेटासेंट्रिक हाइट मिल जाता है। तो जो जी से लेकर के एम तक की हाइट होती है आप लोग की, सॉरी यहाँ पे जी मिलता है और यहाँ पे बी मिलता है, तो जी से एम के बीच की जो हाइट होती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी एंड द मेटा सेंटर, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट जो आप लोग की होती है वो जी और आप लोग का एम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, इसीलिए तो हम मेटासेंट्रिक हाइट को जी एम बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2016 का है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पे देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ थिन होलो कोन लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी एट अ हाइट ऑफ। आप लोग को बताना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ऑफ अ थिन होलो कोन, यानी कि आप लोग की एक थिन होलो कोन है, कुछ इस तरीके की आप लोग की एक थिन होलो कोन है। और उसमें क्या कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आप लोग की थिन होलो कोन लाइंस ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और वो कहाँ पर लाई कर रही है, जो इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस है उस पर क्या कर रही है, लाई कर रही है, ठीक है। तो एट अ हाइट ऑफ, आप लोग को बताना किस हाइट पे वो आप लोग की लाई करती है, यानी कि एक तरीके से आप लोग को सी जी पूछा है कि आप लोग का जो सी जी होगा वो कितनी हाइट पे होगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप से और बॉटम से, दोनों कंडीशन में बात कर लेते हैं कितने पर होता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ यार, दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। दोनों केस में आप लोग याद रखना, एक आप लोग का होलो कोन होता है और एक आप लोग का सॉलिड कोन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने होलो कोन के बारे में बात करी है, ठीक है। तो होलो कोन के बारे में आप लोग को बताऊँ सिंपल, तो बेस से अगर इसके सी जी की हाइट की बात करें तो h/3 होता है, ठीक है, होलो कोन। यानी कि होलो कोन की अगर बात करें तो सेम आप लोग का आ जाता है, जो किसकी तरह होता है आप लोग का, ट्रायंगल की तरह होता है, जो ट्रायंगल वाली कंडीशन होती है वही आ जाती है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें कि आपकी जो कोन है सॉलिड हो जाती, कैसी हो जाती है स्टूडेंट, सॉलिड कोन हो जाती। तो सॉलिड कोन के केस में आप याद रखना, इसका जो सी जी होता है वो बॉटम से कितने पर लाई करता है, h/4 पर।
मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताए हैं दोनों, होलो कोन और आप लोग के जो सॉलिड कोन है उसके केस में आप लोगों का सी जी कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। अगर टोटल हाइट इसकी कितनी है बेटा, एच है, तो टोटल हाइट एच है, तो एच होने पर अगर आप बॉटम से चेक करोगे तो H/4 पे आ जाएगा सॉलिड कोन के केस में, और H/3 पे आ जाएगा होलो कोन के केस में। तो देखिए यहाँ पे होलो कोन है हमारे पास, तो इस केस में देख लीजिए 1/2 ऑफ द टोटल हाइट, ये भी नहीं है हमारे पास, 1/3 ऑफ टोटल हाइट अबव द बेस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इन्होंने भी हमें सॉल्यूशन गिवन है क्या। बिल्कुल देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आप लोग को, सबसे पहले इन्होंने गिवन है होलो कोन के लिए, ठीक है। तो होलो कोन के लिए अगर टोटल हाइट कोन की कितनी एच है, तो जो सी जी लाई करेगा आप लोग का वो H/3 पे लाई करेगा। वहीं पर अगर आप बात करो किसकी, जो आपका सॉलिड कोन है, तो सॉलिड कोन के केस में जो आप लोग का हो जाएगा, जो बेस से अगर हम सी जी की बात करें, ये सी जी है आप लोग का, तो बेस से H/4 हाइट पे आप लोग का लाई करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर, जो आप लोग का रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर है ऑफ अ फ्लूइड ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, ठीक है। बिल्कुल हमें पता है कि जो आप लोग का बायनेंसी फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ बॉडी के इक्वल होता है। दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू, लेकिन ये डेफिनेशन आप लोगों को जो मिली है, ये डेफिनेशन दी किसने थी, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो हमें पता है उसका नाम था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या था उन्होंने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल थे, आर्किमिडीज थे, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी, अपना एक प्रिंसिपल दिया था जिसके बेस पे हमें ये पता लग पाया था। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आप लोग का है 16 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाउंड फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ, आप लोग को बताना है जो लाइन ऑफ एक्शन होती है आप लोग की किसकी, बाउंड फोर्स की, जो आप लोग की बाउंड फोर्स है अगर एफ वी है, तो इसकी जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगी, यानी कि जहाँ से ये पास करेगा, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ सेंट्रोइड, यानी कि आप लोग को बताना है ये सेंट्रोइड से पास करता है, ठीक है, किसी बॉडी के सेंट्रोइड से पास करता है, ये आप लोग को बताना है, यानी कि कब इसी सेंट्रोइड से पास करेगा, सबमर्ज्ड बॉडी के केस में, वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, जो फ्लोटिंग बॉडी उसके केस में, या फिर वॉल्यूम ऑफ फ्लूड वर्टिकली एबव द बॉडी, यानी कि जब आप लोग का वॉल्यूम ऑफ फ्लूड वर्टिकली एबव द बॉडी, यानी कि बॉडी के ऊपर जितना भी आप लोग का लिक्विड है उसके वॉल्यूम से पास करेगा, या फिर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूड। तो बिल्कुल जो डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूड होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाउंड फोर्स क्या होती है आप लोग की, एक्ट करती है थ्रू द सेंट्रोइड, ठीक है। तो ये हमें किसने बताया था, ये हमें बताया था आर्किमिडीज ने, ठीक है ना। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसको देखिए, यहाँ पे गया द टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी, यानी कि आप लोगों से ये बोल रहा है कि जो टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन है फ्लोटिंग बॉडी का, वो आप क्या करिए, इंक्रीज करिए, तो मेटासेंट्रिक हाइट पे आप लोग का क्या असर पड़ेगा, सेम रहेगी, हाइयर हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, हाइयर लोअर डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ बॉडी। तो देखो ऑक्सीलेशन टाइम क्या होता है, इस चीज़ को समझिए सबसे पहले। यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग के पास एक लिक्विड था, कि उसकी सरफेस थी, ठीक है ना, ये क्या थी, उसकी सरफेस थी, तो एक बॉडी थी जो उसके ऊपर क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी, यानी कि कुछ पोर्शन तो उसका पानी के अंदर था और कुछ क्या था, पानी के बाहर था। तो जब ये तैरती है तो ऑक्सीलेशन होते हैं, मतलब ऑक्सीलेशन अप डाउन कुछ इस तरीके से थोड़ा होता है, तो उसको हम ऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो वो जो ऑक्सीलेशन का टाइम है वो क्या है, बढ़ जा रहा है, ऑक्सीलेशन अब ज़्यादा टाइम में हो रहा है, तो उसकी वजह से मेटासेंट्रिक हाइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो इस ऑक्सीलेशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि हमारे पास होता है 2π I अपॉन वेट ऑफ बॉडी और इंटू मेटासेंट्रिक हाइट, ये हमारे पास आ जाता है। आई क्या होता है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस बॉडी का, डब्ल्यू क्या होगा सर, वेट ऑफ बॉडी होगा, जी एम क्या होगा सर, मेटासेंट्रिक हाइट होगा। अब देखिए जब आप ऑक्सीलेशन टाइम को बढ़ा रहे हो तो मेटासेंट्रिक हाइट आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को गिवन भी है, दे रखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना, टी इज इक्वल टू 2π√I अपॉन डब्ल्यू इंटू जी एम। देखो कई बार फॉर्मूले हमें सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए याद नहीं करने होते हैं, कुछ और भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी हमारा उनको याद करने की ड्यूटी बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 2017 का ये। चलिए इसमें देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी को लेकर के बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। इट इज़ द पॉइंट वेयर बॉयंट फोर्स एक्ट, बिल्कुल सही बात है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप लोग को क्या करता है, जो बायंट फोर्स है वो एक्ट करता है, वही तो आप लोग का सेंटर ऑफ बायंसी होता है। तो इसके हिसाब से मेरा जो सही आंसर है नहीं और पढ़ लीजिए, और क्या पता है अप्रोप्रिएट आंसर अभी मिल जाए। तो इट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड, जो आपका सेंटर ऑफ बायंसी होता है, ठीक है, इट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, नहीं, इट इज़ द पॉइंट वेयर बायंट फोर्स एक्ट एंड इट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, बिल्कुल सही बात है। देखो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट ये भी सही है और स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके दे रखा है, ताकि वही जो गलती मैं अभी कर रहा था, मैंने पढ़ा क्वेश्चन और मुझे लगा ऑप्शन ए सही है, तो मैं ऑप्शन ए ही टिक करने वाला था, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लिए जाएँ। तो ऑप्शन देखा ए भी सही था, बी भी सही था, और ऑप्शन देखा तो सी में क्या करा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। तो देखिए ऐसे भी गलती कराने के चांसेस होते हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, बाकी के ऑप्शन को भी। तो जब आप यहाँ पे देखोगे इसको, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अ स्टैटिक फ्लूइड इन विच द बॉडी इज सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग इज कॉल्ड बायंट फोर्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, द CG ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी। जो CG आप लोग को मिलता है ना डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, उसी को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ बायंसी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2 मीटर 1 मीटर 1 meter is floating in a water with emerging depth of 0.5 meter. What is the weight of block kilonewton if the weight of water is 10 kilonewton पर क्यूबिक मीटर। यानी कि हमें क्या दे रखा, वाटर का वेट दे रखा, यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमें गिवन है, ठीक है ना। और हमको क्या बताना है, उसका ब्लॉक का क्या बताना है, वेट बताना है कि ब्लॉक का वेट कितना होगा। तो देखिए जब आप बात करोगे वेट ऑफ निकालने की, तो बायंसी फोर्स आप लोग का किसके इक्वल होता है, उस वेट के इक्वल ही होता है, ठीक है। और जब आप यहाँ से निकालोगे वेट निकालने के लिए, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू क्या करना पड़ेगा, आप लोग को वॉल्यूम करना पड़ेगा नहीं, इसको हमें करना पड़ेगा। तो जब आप वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम के हिसाब से आप देख लीजिए, ये तो आप लोग को मालूम है 10 है, इंटू वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो उसने कहा कि इमर्सिंग जो डेप्थ है वो कितनी 0.5 मीटर है, यानी कि अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो L इंटू बी इंटू एच निकालोगे, ठीक है। तो जब L की वैल्यू रखोगे 2 आ जाएगा, B की वैल्यू रखोगे 1 आ जाएगा, लेकिन जब हाइट की बात करोगे तो 0.5 रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे 0.5 है आप लोग की, वो इमर्जिंग डेप्थ है, यानी कि उस ब्लॉक, वो ब्लॉक क्या है, पार्सली डूबा हुआ है, यानी कि केवल अगर 1 मीटर की उसकी डेप्थ है, तो वो लगभग आधी आप लोग की पानी के अंदर डूबी हुई है। तो वही तो हमें वॉल्यूम लेना होता है जो आप लोग का इनसाइड द फ्लूइड है। तो जब उसको आप कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से फाइनली कैलकुलेट करने के बाद 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी। जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में हमको मालूम है कि फ्लोटिंग बॉडी को अगर हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, तो m इक्वल टू किसके करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होनी चाहिए, आप लोग की इक्वल करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ग्रेटर करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, ग्रेटर करनी पड़ेगी स्टेबल में, ठीक है ना। तो न्यूट्रल में करनी पड़ती है इक्वल में, तो इसमें अगर हमें ग्रेटर करनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेटासेंट्रिक हाइट इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सही। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इफ़ 90% वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज इमर्ज्ड इन अ वाटर एंड ओनली 10% वॉल्यूम इज अबव द वाटर। यानी कि आप लोगों से बोल रहा है कि इस तरीके का एक आइस वर्क था, वो आपका 90% तक तो डूब चुका है पानी में, केवल 10% ही वो क्या है, ऊपर है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ आइस वर्क, इसकी आप लोग को डेंसिटी बतानी है। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज गिवन एज 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। यानी कि हमें डेंसिटी किसकी गिवन है, सी वाटर की, जिसके अंदर ये डूबा हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो इसमें अप्लाई करूँगा वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई करूँगा। तो प्रिंसिपल ऑफ आप लोग का फ्लोटेशन बोलता है कि जो आप लोग की बॉडी की डेंसिटी है और हाइट ऑफ बॉडी है, ठीक है, उसको आप इक्वल कर दो डेंसिटी ऑफ आप लोग की जो
वाटर की है और जो आप लोग की डेंसिटी ऑफ यानी कि जितनी हाइट है वाटर के अंदर उसको, ठीक है ना। तो अगर आप बात करो यहाँ पे तो यूनिट वेट की फॉर्म में हमें गिवन है, ठीक है। और हमें डेंसिटी और बताना क्या है हम लोगों को, हमको बताना है सरफेस डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हम लोग को बतानी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप इसको कीजिए, वाटर के केस में जब आप देखोगे सी वाटर में है तो 25 आ जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट आप लोग का डूबा हुआ है, अगर आप यहाँ से बात करोगे तो यहाँ पे आप लोग का 90%, ठीक है। कितना है 90% डूबा हुआ है। अगर टोटल हाइट की बात करें तो आप लोग का 100% ही टोटल हाइट हो जाएगी। और बॉडी की डेंसिटी आप लोग को बतानी है, तो यहाँ से आप जब बॉडी की डेंसिटी निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, और जब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग 92.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप लोग का इसकी बॉडी की डेंसिटी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया वैसे सोल्व कर लेना या फिर ऐसे सोल्व कर लो। देखो इन्होंने वही 10% ऊपर है, 90% डूबा हुआ है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गिवन डेटा के हिसाब से क्या निकाला, सबसे पहले यहाँ पे निकाला ना मास, क्या निकाला, मास निकाला। तो मास निकाला तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया। जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया तो सी वाटर का इन्होंने वॉल्यूम निकाला, सी वाटर का डिस्प्लेस्ड का ये हो गया, फिर इन्होंने मास ऑफ वाटर निकाला। ऐसे भी सोल्व कर लीजिए जैसे इन्होंने कर रखा है, जैसे मैंने बताया वैसे सोल्व कर लीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हम उसको बोलते हैं, और उसकी हेल्प से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से सोल्व कर ले जाओगे, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग का 2018 में पूछा गया था। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का कौन सा है, 21, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक फ्लोटिंग बॉडी आप लोग की स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप उसको कहोगे यदि मेटासेंट्रिक हाइट आप लोग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि मेटासेंट्रिक हाइट आप लोग की कैसी है, पॉजिटिव है तो, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए ये मेटासेंट्रिक हाइट को निकालने का फॉर्मूला आप लोग के पास होता है। ये 3 कंडीशन होती हैं। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा तो स्टेबल होगा, लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगा तो अनस्टेबल होगा, और 0 होगा तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम। इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 को। एन आइसबर्ग फ्लोट्स इन सी वाटर विद 14% ऑफ वॉल्यूम प्रोजेक्टेड अबव द सी वाटर। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 2018 में, क्वेश्चन रिपीट हो गया कौन सा वाला, 2017 वाला। तो अब बताइए और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं यार, अभी 17 का 18 में रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, आप परेशान मत हो, सब क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस आप पेशेंस बना के रखो। तो उसके बाद देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा उसने कि उसका जो सी वाटर का स्पेसिफिक वेट था, अभी हमें क्या दे रखा है, स्पेसिफिक वेट दे रखा है कितना, 10400 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आप लोग को स्पेसिफिक वेट बताना है किसका, आइसबर्ग का, ठीक है। तो जब आप इसको निकालोगे तो वही आप स्पेसिफिक वेट के फॉर्म में लगा दो, इनटू टोटल हाइट आ जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ बॉडी आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा, सी वाटर का स्पेसिफिक वेट आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगी आप लोग की जो वाटर के अंदर हाइट है। तो वाटर के अंदर हाइट कितनी है आप लोग की, टोटल अगर 14% आप लोग का फ्लोट कर रहा है तो बाकी का कितना बचा आप लोग का, 86। तो 86 आप लोग का कहाँ पर आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। और उसकी वो कितनी दे रखी है, 10400 दे रखी है, और टोटल हाइट कितनी आ जाएगी आप लोग की, 100 हो जाएगी। और आप लोग को यूनिट वेट उसका बताना है, स्पेसिफिक वेट बताना है। तो जब आप इसको यहाँ से फाइनली सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8944 आप लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। उस तरीके से आप इसको सोल्व कीजिए जैसे मैंने बताया, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो इसकी भी बात कर लेते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स की, ठीक है। तो देखो अभी तक क्या था, आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने देखा था बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने सीखा था। उसके बाद आप लोगों ने सीखा था प्रेशर को, प्रेशर के बारे में सीखा था, ठीक है ना। और इसको आपने मेजर भी किया था, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आप लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा कि रेस्ट में, ठीक है, जब फ्लूइड आपका रेस्ट में है तो उस केस में आप लोगों ने पास्कल लॉ और आर्किमिडीज, दो मेन प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़े कि वो कितना प्रेशर आप लोग का अप्लाई करते हैं, वो आप लोगों ने देख लिया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग का, वो आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो देखिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होगा, आप लोग का फ्लूइड किस में होगा, मोशन में होगा। किस में होगा, मोशन में होगा। आप कहोगे सर मोशन में होगा तो एनर्जी होगी, मैंने कहा हाँ भाई मोशन में होगा तो बिल्कुल एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखो एनर्जी होगी, लेकिन हमें कंसिडर क्या नहीं करना, हमें इसका कोज कंसिडर नहीं करना है। आपका फ्लूइड फ्लो तो हो रहा होगा
पानी आपका लगातार बह तो रहा होगा, लेकिन हमें ये मान के नहीं चलना है कि वो किस वजह से बह रहा, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमको नहीं लेना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, हमें पता नहीं करना है फ्लूइड फ्लो तो हो रहा है लेकिन किस वजह से हो रहा है ये हमें पता नहीं करना। तो आप कहना क्या चाह रहे हो सर इनडायरेक्ट वे में? देखो भाई, मैं इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहा हूँ, आप केवल डील करोगे वेलोसिटी के साथ, आप डील करोगे केवल एक्सीलरेशन के साथ, ठीक है। उससे ज़्यादा और आप लोग को कुछ भी डील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आप लोग का पास आएगा वो सारी चीज़ें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से ही आप लोग के पास आ जाएंगी, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आप पढ़ लोगे जो आप लोग का 1D फ्लो के लिए होगा, और एक इक्वेशन 2D एंड 3D फ्लो के लिए होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लोगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स इज़ इनफाइनाइट एक्सटेंट इज़ कंसिडर्ड एज, यानी कि अगर आप लोग का फ्लो क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच अगर हो रहा है, ये आप लोग के पास पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके बीच आप लोग का क्या है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनके बीच आप लोग का फ्लो हो रहा है तो वो कैसा फ्लो होगा आप लोग का, 1 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल होगा, 3 होगा कि नन ऑफ एबव होगा? तो इसका सही आंसर होगा आप लोग का 2 डायमेंशनल फ्लो। कैसा होगा आप लोग का, 2 डायमेंशनल फ्लो आप लोग का कंसिडर करा जाता है, याद रखना, बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। ये आप लोग का 3 डायमेंशनल फ्लो अगर होगा तो एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में आप लोग का फ्लो को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी अगर आप बात करोगे इन अ स्टडी फ्लो, देखो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स के फ्लो होते हैं, स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल इरोटेशनल। तो उनमें से क्या है, एक फ़्लो है हमारा स्टडी फ़्लो, ठीक है। तो स्टडी फ़्लो की अगर हम बात करें तो स्टडी फ़्लो क्या है, एक लोकल एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, इसमें लोकल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, या फिर कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो होता है, बोथ लोकल एज वेल एज कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज ज़ीरो होते हैं, या फिर यहाँ पे कोई भी आप लोग का ज़ीरो नहीं होता है। तो याद रखना आप लोग का स्टडी फ्लो के केस में क्या होता है, जो फ्लूइड के पैरामीटर्स होते हैं आप लोग के, वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जब कांस्टेंट होंगे तो उनका आप डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वैसे ही आप लोग का एक्सीलरेशन है, तो जब आप एक्सीलरेशन का क्या लोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखो जो भी आप लोग का एक्सीलरेशन क्या आता है, टाइम के रेस्पेक्ट में आएगा, ठीक है, या जो भी आप लोग के फ्लूइड के पैरामीटर टाइम के रेस्पेक्ट में आएंगे उनको हम बोलेंगे लोकल एक्सीलरेशन, ठीक है। और वो एक्सीलरेशन जो आप लोग का स्पेस के रेस्पेक्ट में आएगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे अभी हमें स्टडी की बात कर रहा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए इन्होंने एक्सीलरेशन दिखाए हुए भी आप लोग को, एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल एक्सीलरेशन आप लोग का अगर ए जेड है, तो इसमें कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन वो होते हैं जो आप लोग के स्पेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो लोकल या टेम्पोरल एक्सीलरेशन होते हैं वो होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग का जो टोटल एक्सीलरेशन आ जाता है वो टोटल एक्सीलरेशन आप लोग का होता है, स्टडी फ्लो के केस में अगर बात करोगे तो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा, और अगर आप बात करोगे यूनिफॉर्म फ्लो के केस में तो वो आप लोग का टेम्पोरल एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें देखिए द फ्लो इन पाइप हुज वाल्व इज़ बीइंग ओपनड और क्लोज ग्रेजुअली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आप लोग को बताना है कि एक पाइप है और उसका वाल्व आप क्या कर रहे हो, ग्रेजुअली ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो उसमें फ़्लो कैसा होगा आप लोग का, स्टडी फ्लो होगा, अनस्टडी फ्लो होगा, रोटेशनल होगा कि नॉन एबव होगा? तो देखो ऐसा होगा, जब आप लोग क्या करोगे, उसका ग्रेजुअली आप लोग वाल्व को क्लोज करोगे, बंद करोगे, तो उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी। यानी कि अगर आप वेलोसिटी का पैरामीटर रोल लोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो भी आप लोग का क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। जब जीरो नहीं आएगा तो ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, अनस्टडी फ्लो की होती है। किसकी होती है, अनस्टडी फ्लो की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की आप बात कीजिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, बर्नौली इक्वेशन की, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है, और अगर हम बात करें ईलुअर इक्वेशन की तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होती है। याद रखना, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है मास पे बेस्ड, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन होती है किस पे,
एनर्जी पे बेस्ड होती है आप लोग की, और मोमेंटम इक्वेशन जो होती है आप लोग की, ईलवर इक्वेशन जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है आप लोग की, मोमेंटम पे बेस्ड होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूँ आप लोग के कंटिन्यूटी इक्वेशन की, क्या आप लोग की कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, तो ये आप लोग की बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्या आती है आपकी इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी की फॉर्म में हमने ले रखी है डी रो ओवर डी टी प्लस के यहाँ पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। तो जब आप इसका क्या करो कंटिन्यू इक्वेशन 3 डायमेंशनल लोगे तो ये इक्वेशन आप लोग के पास आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, तो यहाँ से देखना स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टडी आप लोग का स्टडी वो फ्लो होता है जिसमें जो डेंसिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, कांस्टेंट होती। तो उसमें से जो आप लोग का कौन सा था, टेम्पोरल वाला एक्सेलरेशन जो था, ठीक है ना, जो आपका टाइम के साथ डिपेंड कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जो आप लोग का इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब होता है कि डेंसिटी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या सर इनकम्प्रेसिबल का, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि आप उस फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। मतलब जितनी डेंसिटी आप लोग की पहले थी और जितनी डेंसिटी आप लोग की बाद में है वो दोनों इक्वल ही होंगी, क्योंकि आपने कुछ भी उसको कंप्रेस नहीं किया है। तो जब आपने कंप्रेस ही नहीं किया तो डेंसिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आप लोग की आती है वन डायमेंशनल फ्लो में, वो आप लोग की ये आती है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। A1V1 क्या होती है, A1V1 इजिकल टू होता है आप लोग का A2V2। ठीक है, ये इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल फ्लो। तो 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए आप लोग की डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के डेल वी ओवर डेल वाई इजिकल टू जीरो। ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन होती है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो यही इक्वेशन आप लोग की 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए। 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए एक और आ जाएगा आप लोग का, यानी कि जो जेड डायरेक्शन है उसमें और वेलोसिटी को हम इंक्लूड कर लेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ, जो ईलोर इक्वेशन होती है वो मोमेंटम के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, और जो बर्नौली इक्वेशन होती है आप लोग की एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगर कहीं भी फ्लो होगा ना तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर फ्लो कहीं पर हो रहा है तो वहाँ पे वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब फ्लो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, वही हमारा सेम होता है उस केस में, क्या बोलते हैं, स्टीम लाइन की इक्वेशन। जो स्टीम लाइन की इक्वेशन होती है उसका भी यही केस होता है। चलिए आगे देखेंगे उसको। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पोटेंशियल फंक्शन इज़ फाई एग्जिस्ट विच सेटिस्फाई द रिलेशन। ये आप लोग का क्या है, एक वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था जो फाई था, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है आप लोग का, इसका मतलब कि आप लोग का फ्लो जो होगा वो कैसा होगा, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल होगा, स्टडी एंड लेमिनार होगा, इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल होगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग का क्या होता है, कर्ल जो आपका निकालते हो डेल टू फाई अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो अगर ये आप लोग का जीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब होता है कि एंगुलर वेलोसिटी आपकी जीरो है। अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो आप लोग का फ्लो कैसा होगा, इरोटेशनल होगा। ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब क्या है कि उसकी जो डेंसिटी है वो आप लोग की कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और फ्लूइड की डेंसिटी जब तक आप लोग का वाटर हैमर वाली प्रोसेस ना आ जाए तब तक आप लोग को याद रखना है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर मान लीजिए कि अगर डेल टू फाई आप लोग का जीरो नहीं आता, तो भाई अगर नहीं आता तो फ्लो आप लोग का कैसा हो जाता, अगर नहीं आता तो आप लोग का फ्लो कैसा हो जाता, रोटेशनल फ्लो हो जाता। क्या जाता, रोटेशनल फ्लो आप लोग का हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है, यहाँ पे जब आप बात करोगे वन डायमेंशनल फ्लो इज़ मोर फ्लो इज़ वन विच, आपका जो वन डायमेंशनल फ्लो होता है वो कौन सा होता है, यूनिफॉर्म होता है, स्टडी फ्लो होता है, टेक्स प्लेस स्ट्रेट लाइन होता है, या इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो। इसका सही आंसर बताएंगे। आप लोग का जो वन डायमेंशनल फ्लो होता है आप लोग का कौन सा होता है, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा होगा। टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए आप लोग का कि इन्वॉल्व्स जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो, यानी कि आप लोग का किसी भी डायरेक्शन में कोई भी उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट्स नहीं आना चाहिए।
अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में आ गया तो उस केस में आप लोग का क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में ही वेलोसिटी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या रहा कि वन डायमेंशनल होना चाहिए केवल, ठीक है, एक डायमेंशन में होना चाहिए। तो उस केस में आप लोग का कोई भी आप लोग का कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स आप लोग के होने चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलो देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ लीजिए वन डायमेंशनल फ्लो आप लोग का होता क्या है, अगर आप समझना चाह रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे देखिए, ऑल द फ्लो पैरामीटर्स मे बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली से एक्स डायरेक्शन। अगर आप मान लीजिए कि ऑल द फ्लो पैरामीटर्स मे बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली इन एक्स डायरेक्शन। अगर मान लीजिए आपका फ्लो केवल किस में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में आप लोग को वेलोसिटी का कंपोनेंट भी मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल हो जाएगा। जैसे कि द फ्लो इन पाइप इज़ कंसिडर्ड वन डायमेंशनल, जो आपका पाइप में फ्लो होता है वो वन डायमेंशनल होता है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटीज अकर्स अलोंग द थ्रू द पाइप बट एनी वेरिएशन ओवर द क्रॉस सेक्शन इज एज्यूम नेग्लिजिबल, ठीक है। और जो उसका हम वेलोसिटी का जो आप वो देखते हो क्रॉस सेक्शन जो आप लोग का आता है वेरिएशन, वो आपका लगभग उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टू डायमेंशनल। तो अगर आपका फ्लो जो है वो वाई और जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपका टू डायमेंशनल हो जाएगा। यहाँ पर जेड डायरेक्शन में कोई भी आपका नहीं होना चाहिए, केवल एक्स और वाई में होना चाहिए, सही है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं थ्री डायमेंशनल की। तो यहाँ पर आप लोग का फ्लो जो है एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में आप लोग का फ्लो होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए द हाइड्रोडायनामिक पैरामीटर्स आर फंक्शंस ऑफ थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो आप लोग का थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं टाइम के, तो उनमें क्या होना चाहिए, आप लोग का आना चाहिए एक्स वाई जेड तीनों में आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द फ्लो एट अ कॉन्स्टेंट रेट थ्रू अ टेम्परिंग पाइप इज़। आप लोग को बताना है कि एक टेम्परिंग पाइप है, उससे जो आप लोग का फ्लो हो रहा है उसकी रेट क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको कैसा होगा आप लोग का, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो होगा, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ से देखो फ्लो जो होगा आप लोग का स्टडी तो होगा, क्योंकि जो फ्लूइड का जो आप लोग का थ्रो है रेट है वो डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट है तो फ्लो तो आप लोग का कैसा हो गया, स्टडी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने कहा है कि उसका टेम्परिंग पाइप है। तो टेम्परिंग पाइप आप लोग का क्या होता है, जो टेम्परिंग पाइप होगा आप लोग का, उसमें टेम्परिंग पाइप आप ऐसे समझ लीजिए कहीं पर आकर के वो बैन हो गया कुछ इस तरीके से। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से वेलोसिटी कुछ और थी, यहाँ आकर के कुछ और हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी जो स्पेस के साथ है वो आप लोग की चेंज हो जाएगी। तो अगर स्पेस के साथ जो पैरामीटर्स हैं अगर फ्लूइड के वो चेंज हो जाते हैं तो वो फ्लो हमारा कैसा हो जाता है, तो वो फ्लो हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता है। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड होती है, अगर मैंने अभी आप लोग को बताया था, जल्दी से बताइए, जो मास पे बेस्ड होती है। मोमेंटम एनर्जी पे कौन सी बेस्ड होती है, तो जो बर्नौली की होती है। मोमेंटम पे कौन सी बेस्ड होती है आप लोग की, जो ईलवर की होती है, ठीक है ना। ये चीज़ आप सारी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। स्टडी फ्लो अकर्स, आप लोग को बताना है कि जो आपका स्टडी फ्लो होता है ये कब होता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टडी फ्लो की, तो अगर आप लोग को याद हो तो फ्लूइड के जो पैरामीटर्स होते थे, चाहे वो आप लोग का डिस्चार्ज हो चाहे वो वेलोसिटी हो, वो क्या रहते थे, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहते थे, यानी कि वो चेंज नहीं होते थे। तो उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट, जो आपकी टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं वो आपकी कैसा होता है, स्टडी फ्लो हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड के पैरामीटर्स क्या रहते हैं आप लोग के, कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। देखो दो लाइन होती है, एक स्ट्रीम लाइन होती है, एक आप लोग की इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, जिसको हम, ये तो हमारी फाई वाली होती है और ये स्ट्रीम लाइन कौन सी होती है, हमारी सिग्मा वाली होती है। अगर आप देखोगे तो वैसे स्ट्रीक लाइन अलग होती है, ठीक है, पाथ लाइन अलग होती है आप लोग की, और स्ट्रीम लाइन आप लोगों को किसके बारे में बताती है कि एक पार्टिकल आप लोग के जो वो है फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, यानी कि जनरली आप लोग स्ट्रीम लाइन होती है ना, अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करती है,
डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि किस डायरेक्शन में आप लोग का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जो आप लोग की सेकंड वाली होती है, सेकंड वाले अभी मैंने क्या बताया था आप लोग को, पाथ लाइन। तो पाथ लाइन क्या बताती है, किसी पर्टिकुलर की पार्टिकल की आप लोग की लोकेशन को ट्रेस करते हैं उससे हम, कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। और स्ट्रिक लाइन क्या होता है, स्टिक लाइन में आप क्या करते हो, पाथ लाइन में आप लोगों ने पार्टिकल को देखते हो, पार्टिकल कहाँ आपका जा रहा है, ठीक है। और उसमें क्या करते हो, इस स्ट्रिक लाइन में आप करते हो लोकेशन को ट्रेस, लोकेशन को ट्रेस करते हो किसी भी एक पार्टिकल की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमसे किसकी बात करें, इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन को लेकर के बताना है। बोथ कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री, आप लोग की दोनों विस्कस फ्लो के लिए ड्रॉ करी जा सकती हैं। मैश फॉर्म्ड आर देम आर ऑलवेज स्क्वायर, ये जो मैश फॉर्म करती हैं वो आपका स्क्वायर फॉर्म का होता है ऑलवेज, हमेशा। दे ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनली, ये दोनों जो होती हैं आपकी ऑर्थोगोनली मीट करती हैं, ठीक है। या फिर आप लोग का क्या है, दे कैन कैलकुलेटेड ऑल द बाउंड्री कंडीशन, यहाँ क्या कर सकते हो आप, ऑल द बाउंड्री कंडीशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ये जो होती हैं ना आप लोग की, अगर बात करें हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये दोनों हमेशा कट करती हैं, ऑर्थोगोनली कट करती हैं। कैसे करती हैं, ऑर्थोगोनली कट करती हैं। और ये आप लोग का बनाती हैं एक मैश, क्या बनाती हैं, मैश तो बनाती हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा स्क्वायर फॉर्म का नहीं बनाती, मैश तो बनाती है लेकिन हमेशा स्क्वायर फॉर्म का नहीं बनाती। और ये हमेशा क्या करती हैं, एक आप लोग का परपेंडिकुलर कट करने के बाद एक आप लोग का फ्लो नेट बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं, जिसका नाम होता है आप लोग का फ्लो नेट, ठीक है। तो ये फ्लो नेट आप लोग का बना लेती हैं। कुछ किस तरीके का फ्लो नेट होता है, चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का आप लोग का फ्लो नेट होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आप लोग की कौन सी होंगी, स्ट्रीम लाइन वाली इक्वेशन होंगी। और ये जो होंगी आप लोग की जो परपेंडिकुलर हैं इसके, ये कौन सी होंगी आपकी, पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल लाइन होंगी, ठीक है ना। तो इससे डिस्चार्ज भी निकालने का फॉर्मूला हमारा एक होता है, ये आप देख लीजिए, Q इज इक्वल टू होता है के एच एन एफ अपॉन कितना होता है, एन डी। एन एफ होता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स होते हैं आप लोग के, और ये नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन दे रखी हूँ, ठीक है, या नंबर ऑफ फ्लो लाइंस दे रखी हूँ, तो उसमें से -1 करके हम एन एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब आपको फ्लो ड्रॉप्स दे रखे हों, ठीक है, तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लो ड्रॉप्स दे रखे हों और एक होता है फ्लो ड्रॉप्स लाइंस, तो यहाँ पे भी लाइंस दे रखी हैं, तो -1 करके एन डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जनरली सोइल में ये आप लोग का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, द वेलोसिटी पोटेंशियल विच फॉलो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इनमें से कौन सा आप लोग का ऐसा फंक्शन है, ठीक है, वेलोसिटी फंक्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात करें तो फाई है। तो इनमें से कौन सी ऐसी फाई की वैल्यू है जो आप लोग की क्या करेगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि डेल टू फाई ओवर डेल एक्स टू प्लस के डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू को सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए हमारा क्या होता है, एग्जाम में आता है अधिकतर क्वेश्चन, तो 2 डायमेंशनल के लिए आप लोग को याद रखना है। तो अलग अलग हम हर बार चेक करेंगे। जब एक बार फाई की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई ले लेंगे, तो इसको देख रख करके चेक करेंगे जीरो आ रहा है या नहीं, एक बार इसको रख करके चेक करेंगे। तो जब आप देखोगे ना, तो चेक करने के केस में चलो देख लेते हैं, एक दो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो आप लोग का फाई आता है, ठीक है, ये एक स्केलर फंक्शन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैसा होता है, एक स्केलर फंक्शन होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता आप लोग का वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। जबकि लग ऐसा रहा है कि वेलोसिटी अगर हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी वेक्टर होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हमने फंक्शन फर्स्ट को चेक करा, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेकर के, तो डेल फाई ओवर डेल एक्स निकाला, डेल टू फाई ओवर डेल एक्स टू निकाला, ऐसे डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू निकाला। जब दोनों को चेक करा तो जीरो नहीं आ रहा था, दोनों का जीरो नहीं आ रहा था। उसके बाद सेकंड फंक्शन को चेक किया, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेकर के, इसका डेरिवेटिव करा 2 बार 2 आया, इसका डेरिवेटिव करा 2 बार -2 आया। जब हमने देखा 2 -2 को करके तो कितना आ रहा था, जीरो। इसका मतलब ये हमारा ऐसा फंक्शन होगा फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिस पर हमारी इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बाकी के ऑप्शन भी हमें ऐसे ही चेक करने थे, ठीक है ना। ये देख लीजिए फोर्थ, और जब यहाँ पे आ जाओगे तो नोट पॉइंट देख लीजिए एक बार। नोट पॉइंट क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, फॉर एनी फ्लो इज टू बी पॉसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई। अगर आप लोग को कोई भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी फ्लो पॉसिबल है तो उसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोग क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। ये क्या होती है सर, तो एक डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के डेल यू ओवर डेल जेड, ठीक है ना।
ये आप लोग के पास आता है डेल वी ओवर डेल वाई डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, ये इक्वेशन आती है। लेकिन इसी चीज़ को आप लोग का जो करा गया था, मॉडिफाई करके निकाला गया था, वो लाप्लास के थ्रू निकाला गया था, जिसने डेल टू फाई ओवर डेल एक्स टू प्लस के डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू भी दिया था, जिसको इसने लाप्लास हम फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग के पास इक्वेशन आ ही जाएगी। तो अब इसमें 2D फ्लो के हिसाब से जैसे होगा उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये इक्वेशन जो आती है हमारी वो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर मैं सच बताऊँ तो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 2017 का ये क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जनवरी में ये एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का 2018 में, तो उसी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद टाइम एनी गिवन लोकेशन इज़ नोन एज, यानी कि वो फ्लूइड बताना है कि वो कौन सा फ्लूइड होता है जिसमें जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप लोग की वो चेंज नहीं होती हैं टाइम के साथ। तो वो आप लोग का कौन सा होता है, अगर बात करें तो स्टडी फ्लो होता है। कौन सा होता है, स्टडी फ्लो। तो इन सब फ्लूइड्स के बारे में वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा फ्लूइड क्या होता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टडी फ्लूइड के बारे में। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि स्टडी फ्लूइड आप लोग के वो फ्लूइड होते हैं जिनमें फ्लूइड के जो पैरामीटर्स होते हैं आप लोग के, चाहे वो आप लोग की डेंसिटी हो चाहे वो वेलोसिटी हो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होते हैं आप लोग के, कांस्टेंट होते हैं। अनस्टडी में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को खास तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आप लोग के वो होते हैं जिसमें जो आप लोग के फ्लूइड के जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं आप लोग के, जो स्पेस होती है उसके साथ कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की बात करें अगर वो स्पेस के साथ कांस्टेंट है आप लोग की, तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो आपका कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आप लोग का रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। तो रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखो अगर हम रोटेशनल फ्लो की बात करें तो अगर मान लीजिए कि फ्लूइड के पार्टिकल्स आप लोग के कुछ इस तरीके से थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से फ्लूइड के पार्टिकल्स थे। मैं आप लोग को फ्लूइड के पार्टिकल्स बना करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर मान लीजिए फ्लूइड के पार्टिकल्स आप लोग के चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ये था, तो अगर मान लीजिए कि इसकी लोकेशन आप लोग की कुछ इस तरीके से थी और बाद में आप लोग की इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, फिर और आगे चले तो इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से होगी। तो यानी कि हर बार जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन के हिसाब से भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अगर फ्लूइड का पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो वो रोटेशनल फ्लो हो जाएगा, और अगर फ्लूइड का पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा आप लोग के पास, इरोटेशनल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका डायग्राम भी आई थिंक इन्होंने दिखाया हुआ है, तो उस डायग्राम की हेल्प से मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा क्या रोटेशनल होता है और क्या इरोटेशनल होता है। देखिए यहाँ पे फ्लूइड के पार्टिकल्स थे आप लोग के, ये देखो फ्लो होने की डायरेक्शन में फ्लो तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ इनकी देखो यहाँ पे पहले ऊपर आइज जो थी ऊपर थी, फिर साइड में आ गई, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से नीचे हो गई। यानी कि जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं आप लोग के फ्लो होने के साथ साथ क्या हो रहे हैं, रोटेट भी हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है आप लोग की, इसको बोलते हैं रोटेशनल फ्लो, ठीक है। अगर फ्लूइड के पार्टिकल सेम है, ठीक है, उनमें कोई भी आप लोग की उनकी पोजीशन बस वो फ्लो हो रहे हैं लेकिन उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, इरोटेशनल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और आता है आप लोगों का कंप्रेशन एंड इन कंप्रेशन फ्लो कौन से होते हैं, ठीक है। तो इनकी बात कर लेते हैं कौन से होते हैं। अगर कंप्रेशन फ्लो की बात करें, इफ़ कंप्रेसर फ्लो इन इज़ वन इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि अगर फ्लूइड की डेंसिटी आप लोग की चेंज हो जा रही है तो वो आप लोग का कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिबल हो जाएगा। और अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो आप लोग का कैसा हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसकी बात करते हैं। फॉर अ फ्लो द वेलोसिटी कंपोनेंट आर गिवन एज, यू की वैल्यू हमारे पास है और वी की वैल्यू हमारे पास है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी पता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर अ पॉसिबल फ्लो फील्ड विच इंक्लूड द स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू तो बतानी है, लेकिन हिंट्स हमें इन्होंने क्या दे रखा है कि हमारा स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। ध्यान से देखना फ्लो कैसा हमारा, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल। तो अगर आप लोग को याद हो कि फ्लूइड अगर आप लोग का स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल होगा तो एक कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास होती थी, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के डेल बी ओवर डेल वाई,
जब आप इसको लगाओगे यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फाइनली कितनी आ जाएगी, 9 आप लोग के पास आ जाएगी। ठीक है, किस तरीके से करना है चलिए वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास u था, ये v था। तो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में मैंने बताया कि आप क्या करिए, 2 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दीजिए अगर आप लोग का फ्लो क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो जब आप इसका डेरिवेशन करोगे u का तो ये आप लोग के पास आ जाएगा, और जब आप लोग किसका डेरिवेशन करोगे, v वाले का। ठीक है, तो v वाले का जब आप डेरिवेशन करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग के पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आप लोग की कितनी बचेगी, प्लस के 9 आप लोग के पास आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल इन डिग्री बिटवीन द स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो जो आप लोग की स्ट्रीम लाइन्स होती है और जो इक्विपोटेंशियल लाइन्स होती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मीट भी इसका बोलते हैं, कि ऑर्थोगोनली क्या करती हैं, मीट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन। तो देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बर्नौली इक्वेशन बेस्ड होती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे इलियोर इक्वेशन आप लोग की बेस्ड होती है। सही है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पे देखिए, इफ़ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम the velocity of flow does not change with location over a specific region, the flow is called। उस फ्लो को आप कैसा बोलोगे, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी आपकी वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, देखो पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन पे भी आप लोग की क्या है, वो इंस्टेंट टाइम हो, पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि स्पेस के हिसाब से वो चेंज नहीं हो रहा है। तो स्पेस के हिसाब से चेंज नहीं होगा तो कैसा फ्लो हो जाएगा, यूनिफॉर्म। और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता तो क्या हो जाता है, वो स्टेडी फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं 17 की। तो इसको देखिए, द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द डिवाइडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन बाय एरिया ऑफ क्लोज्ड कंटूर इज़ नोन एज। देखो इस क्वेश्चन को ये डायरेक्ट एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये डेफिनेशन होती है हमारी वर्टिसिटी की। वर्टिसिटी आप लोग को ये बोलती है कि जो भी आप लोग का इनक्लोज सर्कुलेशन एरिया है, ठीक है, सर्कुलेशन है, उसको आप डिवाइड कर दो एरिया से। सिंपल अगर मैं वर्टिसिटी के बारे में बताऊं तो आप लोगों को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओम की तरह साइन होता है वर्टिसिटी का। तो जो भी हमारा सर्कुलेशन आता है उस सर्कुलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एरिया से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, वर्टिसिटी आ जाती है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये तो 2 टाइम्स होती है सर एंगुलर वेलोसिटी के। मैंने कहा हाँ देखो, एंगुलर वेलोसिटी के भी 2 टाइम्स होती है, ये तो होता ही है, और ये फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। तो इन्होंने कहा है कि आपको बताना कि जो वैल्यू मिलेगी डिवाइड करने पे सर्कुलेशन को किससे, एरिया से, तो वो क्या होगी आप लोग के पास। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, अगर वर्टिसिटी हमें गिवन है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जब आप नोटिस करोगे तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वर्टिसिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वर्टिसिटी हो जाएगा। ये देखिए सर्कुलेशन बाय एरिया होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें वर्टिसिटी का, अगर 2 टाइम्स हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर देखिए वर्टिसिटी का 2 टाइम्स अगर हो जाएगा, ठीक है, वर्टिसिटी आप लोग की हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी की 2 टाइम्स। ठीक है, वर्टिसिटी इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगली बार ये डेफिनेशन पूछ ली जाए आप लोगों से। तो जो आप लोग की वर्टिसिटी होती है, मैं तो इसको इस तरीके से लिखता हूँ, तो वो क्या होती है, जो आप लोग का कर्ल आएगा, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाता है हमारे पास, वर्टिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रोन। हमको बताना है कि इनमें से किस केस में आप लोग का फ्लोनेट नहीं बनता है। ठीक है, फ्लोनेट को आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इरोटेशनल फ्लो के केस में, स्टडी फ्लो के केस में, व्हेन फ्लो इज़ गवर्न बाय ग्रेविटी, जब आप लोग का फ्लो ग्रेविटी के थ्रू हो रहा हो तब नहीं कर सकते हो, या व्हेन फ्लो इज़ नॉट गवर्न बाय ग्रेविटी। तो देखो जब आप लोग का फ्लो क्या होता है, ग्रेविटी के थ्रू फ्लो होता है ना, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, फ्लोनेट को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। बाकी इरोटेशनल फ्लो हो, चाहे स्टडी फ्लो हो, या फिर और आप लोग का कोई भी फ्लो हो ग्रेविटी फ्लो को छोड़ करके, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, फ्लोनेट को बना सकते हो। ठीक है, अब ये फ्लोनेट वही फ्लोनेट होता है जिससे आप लोग का जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला आता है वो K × H
एन एफ अपॉन कितना आता है, एन डी आता है, ठीक है। के आप लोग का परमेबिलिटी होता है, एच आप लोग का जो हेड होता है वाटर प्रेजेंट वाटर हेड होता है वो होता है, नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स होते हैं, और ये इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, किसी भी फ्लो नेट से डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं फ्लो नेट की, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिमिटेशंस को पढ़ लेते हैं। फ्लो नेट कैन बी ड्रोन फ्लो गवर्न बाई ग्रेविटी एज बाउंड्री कंडीशन आर नॉट नॉन इन ओपन चैनल फ्लो, यानी कि आप लोग का अगर ओपन चैनल फ्लो हो तो उस केस में भी आप लोग इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में ही आप लोग का ग्रेविटी के थ्रू क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन इन द रीजन क्लोज टू द बाउंड्री वेयर विस्कोसिटी इफेक्ट आर प्रीडोमिनेंट, जहाँ पर विस्कोसिटी का इफेक्ट आप लोग को पहले से ही पता हो वहाँ पे भी आप लोग उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिस मेथड, एक और इसका पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द फ्लो पैटर्न पास्ट अ सॉलिड बाउंड्री ऑन द डाउन स्ट्रीम ड्यू टू सेपरेशन ऑफ फ्लो एंड ईडीज, यानी कि अगर आप लोग का क्या है, अगर जो आप लोग का जहाँ पर एक्सिट होना है अगर वहाँ पर सॉलिड वाला पोर्शन है तो उस केस में भी आप लोग क्या कर सकते हो, इस मेथड को यूज नहीं करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोल रहा है, इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन केस ऑफ स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो देखो स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में बताना है तो इक्वेशन नंबर जो ए है वही आप लोग की क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और यही हमारी क्या होती है, 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। अगर आप कहोगे 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन तो यही आप लोग की आ जाती है 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन, सही है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आती है आप लोग की, ठीक है, इसमें एक एक्सेलेरेशन वाला भी होता है, टाइम के डिपेंड होता है, ठीक है। उस तरीके जब आप इनकम्प्रेसिबल उसको कर देते हो तो वो क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है आप लोग का, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 2017 में आया हुआ है और 20 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर अ फ्लो द वेलोसिटी फील्ड एंड वेरिएशन इन द डेंसिटी इज गिवन एज, यहाँ पे देखो वेलोसिटी दे रखा है हमको, ठीक है, वेलोसिटी का पूरा इक्वेशन दे रखा है हमें एक्स वाई जेड में, 3D इक्वेशन हमारे पास है। और जो डेंसिटी का इक्वेशन है वो हमारे पास है विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास गिवन है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली, क्योंकि टाइम की एक इक्वेशन है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ मास इज़ कंजर्व्ड, देखो हमको बताना है कि आप लोग को लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर मास आप लोग का क्या है, कंजर्व्ड है। तो देखो इस क्वेश्चन में यही आप लोग को हिंट्स दे रखा, मास कंजर्व्ड है, और आप लोग को पता है कि मास जो कंजर्व्ड रहता है वो किस में रहता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में रहता है। अगर आप लोग को मालूम हो तो किस में होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में आप लोग का रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यू की वैल्यू निकालिए, v की वैल्यू निकालिए और w की वैल्यू निकालिए, और कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोग को आती है और निकाल लगा दीजिए उसमें। लेकिन जब 3D के केस में आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे देखो ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। जब टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है तो अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो आप लोग का पोर्शन होता है ना कंटिन्यूटी इक्वेशन में, कौन सा वाला, जो आप लोग को बताता है किसके बारे में, आपका जो टाइम के डिपेंडेंट होता है स्टडी फ्लो वाला, तो स्टडी फ्लो वाला पोर्शन अब आपका जीरो नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसका आपका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि डेंसिटी भी आप लोग की इसमें रहेगी। पहले क्या होता था, डेंसिटी जीरो कर देते थे तो केवल डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के डेल यू ओवर डेल वाई और प्लस के डेल यू ओवर डेल जेड आप लोग का आ जाता था, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल जेड करके आप उसको वहाँ से सोल्व कर लेते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं करना है आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को देखना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो जब आप इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे ना, तो इस इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद अब आप लोग को जो डेंसिटी की वैल्यू है वो जीरो नहीं करनी है, बल्कि उसकी जगह आप लोग को कितना रखना है, रो नोट ई की पावर -3t रख करके आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो जब आप लोग को यहाँ से तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी, देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, u v w की वैल्यू आप लोग को मिल जाएंगी, पता नहीं कैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सारी वैल्यू रख करके इनका डेरिवेटिव करोगे तो फाइनली डेरिवेटिव करने के बाद आप लोग के पास क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी निकल करके, ठीक है। और देख लेते हैं लैम्डा की वैल्यू आ कितनी रही, तो -11 आ रहा है, और आप लोग को सोल्व करना आता है, ठीक है। डेरिवेटिव करना तो आई होप आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं 2018 के क्वेश्चन, ठीक है, जो 19 में आप लोग का पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सारे ऑप्शन आ जाने चाहिए हमारे। ये देखिए इसमें कह रहा है द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आप लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में वो किस पे बेस्ड होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड होती है, मास पे बेस्ड होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को पता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है वो,
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इन केस ऑफ स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द एक्सेलरेशन, आप लोग को बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन आप लोग का 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है कि स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो है, तो उसमें एक्सेलरेशन आप लोग का, देखो एक्सेलरेशन भी आप लोग का यार स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो के केस में एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है। एक होता है आप लोग का कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और एक होता है आप लोग का लोकल एक्सीलरेशन, जिसको हम टेम्पोरल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो जो कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन होता है वो तो डिपेंड करता है आप लोग का किस पे, स्पेस पे। तो उसके हिसाब से जब आप देखोगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू स्पेस के रेस्पेक्ट में भी आप लोग की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये भी इसके हिसाब से भी 0 आ रहा है। और स्टडी के हिसाब से आप देखोगे तो स्टडी फ्लो के हिसाब से क्या होगा, जो भी आप लोग का क्या होगा एक्सीलरेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। कुल मिला करके वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप लोग को पता नहीं है क्या है कॉन्वेक्टिव और क्या है आप लोग का लोकल या टेम्पोरल एक्सीलरेशन, तो ये देख लीजिए। ये आप लोग की एक्स वाई जेड यानी कि तीनों डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की इक्वेशन हमारे पास ये होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पोर्शन में सब ऐसा होगा जो टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, जो टेम्पोरल एक्सीलरेशन होगा। एक ऐसा होगा जो आप लोग का स्पेस के हिसाब से डिपेंड कर रहा होगा, तो वो आप लोग के पास क्या होगा, कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से जो आप लोग का लोकल और कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन है वो 0 हो जाएगा स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। दोनों के लिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2018 में, तो जो 19 में एग्जाम हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जाता है आप लोग का फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। तो देखो फ्लूइड डायनामिक्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि आप लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स में देखा था, तो फ्लूइड डायनामिक्स में भी आप लोग का जो फ्लूइड होगा वो मोशन में तो होगा। किस में होगा, मोशन में तो होगा। लेकिन मोशन के साथ साथ एक चीज़ और है, इसमें जो आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा वो कोज ऑफ मोशन क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। कोज ऑफ मोशन यानी कि किस वजह से आप लोगों का फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसमें कोज ऑफ मोशन में आप लोग को मेनली 2 ही फोर्स लेकर के चलने हैं यार। 2 फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आप लोग को कंसिडर करके चलना हमेशा प्रेशर फोर्स। कौन सा फोर्स कंसिडर करके चलना, प्रेशर फोर्स। और एक आप लोग को हमेशा कंसिडर करके चलना ग्रेविटी फोर्स। देखो फोर्स तो और भी होंगे और कई तरीके के फोर्स है आप लोग के 5-6 तरीके के फोर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं उस पर, जो फ्लूइड आप लोग का फ्लो होता है। बट हमको प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, ये 2 फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमेशा हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम बेस मान के अपना चल लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें मैं आप लोग को बता दूं फ्लूइड जो फ्लो होगा आप लोग का, उसमें आप डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट पढ़ोगे जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो 2004 का है ये। 2004 में फर्स्ट क्वेश्चन है, द पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेजर। जो आपकी पिटोट स्टैटिक ट्यूब होती है वो क्या मेजर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करती है। और बात करें ना तो आप लोग का ये वेलोसिटी को भी मेजर करती है। किसको मेजर करती है, पिटोट ट्यूब आप लोग की वेलोसिटी को मेजर करती है एट जो आप लोग का स्टैग्नेशन पॉइंट होता है। जो स्टैग्नेशन पॉइंट होता है वहीं पर ही आप लोग की वेलोसिटी को भी मेजर करती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए पिटोट स्टैटिक ट्यूब इज डिवाइस मेजर द वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। वेलोसिटी को भी मेजर करती है। इट मेजर स्टैग्नेशन प्रेशर, और स्टैग्नेशन प्रेशर को भी मेजर करती है। यानी कि एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर वेलोसिटी आपको निकालनी है तो इसकी हेल्प से आप स्टैग्नेशन एक पॉइंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड क्वेश्चन, द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है जिसकी वैल्यू 0.61 से लेकर के 0.65 तक आप लोग की होती है, ठीक है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करूं तो कितना होता है, 0.91 से लेकर के 0.98 तक लगभग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो वो भी आप लोग का 0.85 से लेकर के समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकी सबकी तीनों की वैल्यू आप लोग को याद कर लेनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को बताना है फॉर बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन को लेकर के। तो इसमें एक तरीके से अजम्पशन हमको दे रखे हैं, फ्लो स्टडी होना चाहिए बिल्कुल, इरोटेशनल होना चाहिए बिल्कुल, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए बिल्कुल, आइडियल फ्लूइड फ्लो मस्ट कैन बी आइडियल गैस नहीं, गैस नहीं हो सकता, ठीक है। उसने कहा था आप स्टडी फ्लो ले लो,
रोटेशनल ले लो, इनकम्प्रेसिबल ले लो। मतलब डेंसिटी आप लोग की क्या होनी चाहिए, पहले और बाद में आप लोग की क्या होनी चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि आप लोग की डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहले और बाद की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए आप लोग की। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो और ये कंडीशन इनकम्प्रेसिबल हमारी किस में अप्लाई होती है, मेनली लिक्विड में। किस में अप्लाई होती है, लिक्विड में। तो इसलिए हमारा ये रोटेशनल स्टडी और ये जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है इसके लिए एप्लीकेबल होती है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, इसके अजम्पशन हम देखेंगे क्या बर्नौली इक्वेशन होती है। यहाँ पे देखिए, बर्नौली इक्वेशन सबसे पहले बात करें तो किसके लिए वैलिड होती है, आपकी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। बर्नौली इक्वेशन जो होती है किस पे बेस्ड होती है, अगर हम बात करें तो आप लोग की जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, उस पर आप लोग की बेस्ड होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जब आप इसको पढ़ोगे तो पूरा इसको पढ़ लेना। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जाएंगी। मैं आप लोगों को मेन बता दे रहा हूँ। ये देखिए, इन्होंने स्ट्रीम लाइन को आपका माना था। अगर आप अजम्पशन की बात करोगे तो जहाँ पर आप लोग की स्ट्रीम लाइन होगी, फिलोज स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल होगा, और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन्होंने नेग्लिजिबल लिया था। याद रखना, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन्होंने क्या लिया था, नेग्लिजिबल लिया था। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन्होंने कंसिडर नहीं करा था। लेकिन जब आप पढ़ोगे फ्लो थ्रो पाइप, ध्यान से सुनना, जब आप पढ़ोगे फ्लो थ्रो पाइप, तो जब फ्लो थ्रो पाइप पढ़ोगे तो आप उसमें लेकर के चलोगे लॉसेस को। उस समय आप लॉसेस को कंसिडर करके चलोगे तो दो लॉसेस वहाँ पे तुम पढ़ोगे, एक मेजर एक माइनर। तो मेजर जो लॉसेस होंगे वो इस फ्रिक्शन की वजह से ही होंगे। ठीक है, और माइनर जो होंगे वो अलग अलग तरीके से होंगे, एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन पाइप का, एग्जिट पे हो रहा है, कितना एंट्री पे हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखोगे। उसके बाद देखिए फोर्थ वाला, अ यूट्यूब मैनोमीटर मेजर। एक यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है आप लोग का, वो क्या मेजर करता है, तो एक्चुअली में वो हमारा क्या मेजर करता है, प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है ना, प्रेशर डिफरेंस तो हमारा मेजर करता है यूट्यूब मैनोमीटर आप लोग का, लेकिन किस तरीका, एब्सोल्यूट प्रेशर। किस तरीके का प्रेशर मेजर करता है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर आप लोग का मेजर करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। ये जो यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है आप लोग का, प्रेशर तो मेजर करता है, लेकिन किस तरीके का, एब्सोल्यूट प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमसे गलती हो जाती है कि जो आप लोग का मैनोमीटर होता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस तो होता है। और बैरोमीटर के बारे में बता दूं, बैरोमीटर जो आप लोग का होता है वो प्रेशर मेजर करता है। वो कैसा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वो कैसा होता है आप लोग का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग का होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके की आप लोग की बैरोमीटर क्या होती है, डिवाइस होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कनेक्टेड होती है और इसमें क्या होता है, आप लोग का डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, जो आप लोग का लिक्विड यहाँ पे फिल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। अ वेंचुरीमीटर हैज़ डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर कनेक्टेड एट इट्स इनलेट एंड थ्रोट फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन पाइप। इट इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर, डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर, या वेरीज एज द स्लोप ऑफ वेंचुरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इसका सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है, आप लोग के अकॉर्डिंग बताना है सही आंसर क्या होगा। तो देखो, ये जो होता है ना आप लोग का, कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपका वेंचुरीमीटर होता है उसमें जो आप लोग की कनेक्टेड होते हैं, जो पाइप इनलेट और थ्रोट पर कनेक्टेड होते हैं, इनका कुछ ओरिएंटेशन भी इस तरीके से ही होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो, कभी नोटिस किया हो, तो वेंचुरीमीटर में कुछ इस तरीके से आप लोग का होता है। ठीक है, तो जो कनेक्शन होता है एक पाइप से और एक थ्रोट के बीच, इस तरीके से क्या होता है, हमारा वेंचुरीमीटर कनेक्ट होता है। तो इसका ओरिएंटेशन भी आप लोग का क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो इज़ इंडिपेंडेंट ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर। तो कनेक्टेड इनलेट एंड थ्रू आउट वेंचुरीमीटर डिफरेंस ऑफ मर्करी मैनोमीटर कनेक्टेड इनलेट एंड आउटलेट गिवन डिस्चार्ज। हाँ, जो उसका डिस्चार्ज होता है ना, वो उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन। बाकी और इसका देख लेते हैं। बिल्कुल इन्होंने डायरेक्ट आंसर ही दे रखा, क्योंकि उसको ओरिएंटेशन पर डिपेंड ही नहीं करता वो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी पर यूनिट सर्टेन क्वांटिटी, द क्वांटिटी। तो वो क्या आपकी रिप्रेजेंट करती है, पर यूनिट आप लोग की जो एनर्जी होती है, एनर्जी पर यूनिट क्या रिप्रेजेंट करती है, वो वेट को रिप्रेजेंट करती है। और एनर्जी पर यूनिट वेट जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, जिसको प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, डेटम हेड करके आप कहते हो ना। तो वही आप लोग का क्या आता है, एनर्जी पर यूनिट वेट आप लोग का आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, पी अपॉन रो जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। ठीक है, इसका भी नाम याद रखना, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर हेड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाला जो हो जाएगा इसको हम बोलते हैं काइनेटिक हेड, और ये हो जाएगा पोटेंशियल हेड। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको देखते हैं।
वेंचुरीमीटर इज़ एडवांटेजेस बिकॉज, वेंचुरीमीटर में आप लोग का वेंचुरीमीटर क्यों एडवांटेजफुल होता है ये आप लोग को बताना है। इट हैज़ मच स्मॉलर हेड लॉस, इसमें हेड लॉस आप लोग का कम होता है। इट्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज़ मोर देन द ओरिफिस मीटर, ओरिफिस मीटर से ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। या फिर इट्स एक्यूरेसी इज़ क्वाइट गुड, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि इसके सारे ऑप्शन क्या होंगे आप लोग के, वो सही होंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों। यहाँ पे देखो दो हमारे पास डिवाइस होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। एक होता है हमारे पास ओरिफिस मीटर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास वेंचुरी मीटर। तो देखो ये जो आप लोग के पास ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ तो दोनों से ही हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज मेजर होता है। लेकिन जो ओरिफिस मीटर होता है आप लोग का, इसमें हेड लॉस आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। हेड लॉस आप लोग का क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेंचुरी मीटर। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। और साथ में अगर हम बात करें जो आप लोग का एक्यूरेट होता है, तो एक्यूरेसी भी आप लोग की किसकी ज़्यादा होती है, वेंचुरी मीटर की ज़्यादा होती है और इसकी ओरिफिस मीटर की कम होती है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और हम पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो वेंचुरी मीटर क्या है, वेंचुरी मीटर, एक सेकेंड, ये देखिए वेंचुरी मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज थ्रू पाइप। एक पाइप से आप लोग का कितना डिस्चार्ज हो रहा है लिक्विड का, अगर वो आप लोग को पता करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो किसको, वेंचुरी मीटर को। इसके प्रिंसिपल की बात करें, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, तो देख लीजिए, रिडक्शन इन एरिया एट थ्रोट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन वेलोसिटी। देखो अगर इसकी मैं आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे बना हुआ होता है, तो उससे आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए रिडक्शन, इसका जो रिडक्शन होता है थ्रोट पे इसका रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो स्टडी फ्लो दिस इंक्रीज इन वेलोसिटी रिजल्ट इन डिक्रीज द प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप लोग का ये इंक्रीज हो जाता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, आप लोग का डिक्रीज हो जाता है। द डिक्रीज इन प्रेशर इज नोटेड एंड डिस्चार्ज इज़ फाइंड आउट। और हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा डिक्रीज होता है प्रेशर में, उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और उसी की वजह से हमको क्या मिल जाता है, डिस्चार्ज फाइंड आउट हो जाता है अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमको वहाँ पे क्या मिलेगा, प्रेशर मिल जाएगा, तो प्रेशर मिला तो प्रेशर मिलने के साथ ही हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी। चलिए नेक्स्ट ये आप लोग देख लीजिए किस तरीके से आप लोग का इसका वो होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस कन्वर्जिंग एंगल जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना 22 डिग्री से लगभग 23 डिग्री तक ये आप लोग का होता है। और जो आप लोग का ये डाइवर्जन एंगल होता है 5 से 6 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें फॉर्मूला क्या होता है डिस्चार्ज निकालने का, तो ये आप लोग के पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ CD क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है A1 A2 आप लोग के एरिया होते हैं 0.1 और 0.2 पर। ठीक है, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करें तो आप लोग का 0.98 तक आप लोग का ये होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग को याद रखनी। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है ज़्यादा होता है किससे, वेंचुरी मीटर से, ये भी आप लोग को पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद और बात करें तो ये देखिए नोट पॉइंट में बात करें तो नोट पॉइंट से आप लोग को समझ आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट इज सेम एज द ओरिफिस मीटर इन वेंचुरी मीटर बट इट इज़ अ चीपर अरेंजमेंट एज़ कम्पेयर टू वेंचुरी मीटर। ये क्या होता है, सस्ता तो होता है आप लोग का, ठीक है, सस्ता होता है किससे, वेंचुरी मीटर से। ठीक है ना, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी जो होती है वेंचुरी मीटर की, वो आप लोग की ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू आप लोग का ओरिफिस मीटर। ठीक है, यहाँ पे बात करें ऑल्सो इट इज़ मच स्मॉलर हेड लॉस, इसमें आप लोग का हेड लॉस क्या होता है, कम होता है, और ओरिफिस मीटर में आप लोग का हेड लॉस ज़्यादा होता है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एंगल की बात करें तो ये मैंने आप लोग को बता दिए जो होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्नौली थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो कंजर्वेशन ऑफ किसके, एनर्जी के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसके बेस्ड होता है, एनर्जी के बेस्ड होता है। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अजम्पशन की बात करें तो अजम्पशन देख लो बर्नौली ने जो लिए थे, इनविस्कस होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, रोटेशनल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, स्टडी फ्लो होना चाहिए आप लोग का। ये इन्होंने बताया था कि एनर्जी आप लोग का प्रेशर हेड होता है, काइनेटिक हेड होता है और ये पोटेंशियल हेड होता है। अब ये जो हेड आप लोग का आता है ये कैसे आता है, एनर्जी पर यूनिट वेट में आता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, किस में आता है आप लोग का, एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वेट जब आप निकालते हो तो आप लोग का ये आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, आप लोग की कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है। जो फ्री वर्टेक्स आप लोग का होता है एक इस पे बेस्ड होता है, मोमेंटम पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, फ्री वर्टेक्स इक्वेशन याद रखना, फ्री वर्टेक्स इक्वेशन ये हो सकता है नया आया हो अभी आप लोग के लिए, फ्री वर्टेक्स इक्वेशन। तो ये किस पे बेस्ड होता है आप लोग का,
मोमेंटम पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर। अगर हमें स्टैटिक प्रेशर को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो स्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इन अ पाइप वन यूज़ अ प्रेशर गेज कनेक्टेड। आप लोग को बताना है कि इनमें से आप किसका यूज़ करोगे, तो पिटोट ट्यूब का। किसका यूज़ करोगे आप, पिटोट ट्यूब का, क्योंकि स्टैटिक प्रेशर को या आप लोग का स्टैग्नेशन प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करा जाता है, मेनली पिटोट ट्यूब का आप लोग का यूज़ करा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही था, अगर आप लोग को पता हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, द पिटोट ट्यूब इज़ यूज टू मेजर। जो आप लोग की पिटोट ट्यूब होती है, ठीक है, उसका जो यूज़ करा जाता है वो किसको मेजर करने के लिए करा जाता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था किसका यूज़ करा जाता है, वेलोसिटी एट द स्टेगनेशन पॉइंट। ठीक है, स्टेगनेशन प्रेशर को भी आप लोग का देखो, अगर आपसे कहे स्टैटिक पिटोट स्टैटिक ट्यूब, तो उसका जो होता है आप लोग का स्टेगनेशन प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, और खाली पिटोट ट्यूब देना आप लोग को, तो याद रखना इससे हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी। क्या मेजर करते हैं हम, वेलोसिटी इससे मेजर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है, ये देख लीजिए इससे रिलेटेड पॉइंट, पिटोट ट्यूब इज़ यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ पिटोट ट्यूब एंड पीजियोमीटर इंडिकेट द वेलोसिटी हेड। ठीक है ना, जो आप लोग को क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा किसमें, पिटोट ट्यूब की रीडिंग में और पीजियोमीटर में। ठीक है, वो हमको क्या बताएगा, वेलोसिटी हेड। दिस इज द विद अजम्पशन पीजियोमीटर हेड ए एंड सी इज सेम। ठीक है, तो ये हमको ये बताता है कि जो आपका पीजियोमीटर होगा वो सेम होगा। कैसे, डायग्राम इन्होंने दे रखा है। ठीक है, इस डायग्राम को आप देख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग को डायग्राम दिया हुआ है। ये देख सकते हो पीजियोमीटर, ये आप लोग के पास एक पिटोट ट्यूब है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। ये हमारे पास जो आती है वेलोसिटी, वो कैसी वेलोसिटी आती है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी आती है। याद रखना, ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी आती है √2g एच। जब आप इसको एक्चुअल वेलोसिटी निकालते हो तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से इसको क्या करा देते हो, मल्टीप्लाई। और जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है कितना होता है, पिटोट ट्यूब के लिए 0.98 आप लोग का होता है। ठीक है, याद रखना कितना होता है, 0.98 आप लोग के लिए होता है। ये देखिए नेक्स्ट है प्रेडेंटल ट्यूब या पिटोट स्टैटिक ट्यूब, इसकी बात कर रहा था मैं। तो इसका जो यूज होता है, इसका किस लिए यूज होता है, आप लोग को जो स्टैग्नेशन प्रेशर होता है वो फाइंड आउट करने। दिस इज आल्सो यूज टू मेजर द वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। यानी कि अगर आप लोग का फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी आप मेजर कर सकते हो, और स्टैग्नेशन प्रेशर भी इससे मेजर कर सकते हो। याद रखना, प्रेडेंटल ट्यूब, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, प्रेशर को भी मेजर कर सकते हो। इफ़ द स्टीम लाइन इज कर्व्ड द पीजियोमीटर हेड ए ओ एंड सी विल नॉट सेम। आप लोग का जो ए और सी पॉइंट था उस अभी आपने डायग्राम में देखा होगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग का पीजियोमीटर हेड सेम नहीं होगा। इन दैट केस वी यूज़ द प्रेडेंटल एंड पिटोट स्टैटिक ट्यूब। अगर आप लोग का कर्व्ड वाला पोर्शन है, यानी कि पाइपलाइन कैसी है, कर्व वाली पाइपलाइन है, तो उस केस में आप इसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, उस केस में इसको यूज करोगे। ठीक है ना, जब आप लोग का वो क्या है, कर्व्ड है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11 का। ठीक है, 11 की बात कर लेते हैं। वेंचुरीमीटर इज यूज्ड एज। तो वेंचुरीमीटर होता है आप लोग का, वो किस लिए यूज़ करा जाता है, तो अभी मैंने बताया था आप लोग को, इससे मेजर करते हैं आप लोग डिस्चार्ज। ठीक है, जो पाइप है उस पाइप से कितना आप लोग का डिस्चार्ज हो रहा है उसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आप लोग का डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ये क्वेश्चन, देखिए द बर्नौली इक्वेशन इज रिटन एज ए कांस्टेंट, ईच टर्म्स रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट वेट। किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी पर यूनिट वेट को। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेड। अगर हेड की बात करें, कोई हेड क्या होता है, तो आप लोग का आ जाता है एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वेट जो आता है आप लोग का, वही किसको बताता है, हेड को बताता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को पहले बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 2014 में पूछा गया था, इसके बारे में बात करें। टोटल एनर्जी लाइन ओवर अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय द अमाउंट इक्वल ऑफ। आप लोग को बताना है जो टोटल एनर्जी लाइन है लाइज ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होती है उसके ऊपर जो आप लोग की टोटल एनर्जी लाइन होती है वो किस अमाउंट के साथ होती है, तो वो आप लोग की वेलोसिटी हेड के साथ होती है, v²/2g। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर ये टोटल एनर्जी लाइन है तो इसके ऊपर अगर आप लोग की हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होगी तो v²/2g अमाउंट के साथ होगी, तो वेलोसिटी हेड के साथ होती है v²/2g। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, होता क्या है हमारे पास, एक तो टोटल एनर्जी लाइन होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है। अगर मैं आप लोगों से बताऊं टोटल एनर्जी लाइन आप लोग की जो बनती है, देखो जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बनती है ये तो बनती है P/ρg
प्लस के डेटम हेड से, यानी कि प्रेशर हेड और डेटम हेड को मिला करके बनती है। लेकिन जो टोटल एनर्जी लाइन है आप लोग की, ये जो बनती है टोटल एनर्जी लाइन, ये आप लोग की प्रेशर हेड को भी, वेलोसिटी हेड को भी और डेटम हेड को भी, जब भी आप इन तीनों को सम करते हो तो इन्हें मिला करके बनती है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी लाइन जो आप लोग की होती है ऊपर होती है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया शायद, ये आप लोग की हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है, तो इसके ऊपर जो होगी वो टोटल एनर्जी लाइन होगी। कौन सी होगी? टोटल एनर्जी लाइन होगी। और वो किस अमाउंट के साथ होगी? V²/2G। और इसके नीचे जो आप लोग की होगी, वो नीचे जो ये हेड होगा, ये सम होगा P/ यूनिट वेट ले लो और प्लस के आप लोग क्या ले लो? डेटम हेड ले लो। इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए देखिए, मैंने आप लोग को बता ही दिया क्या होता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, इसकी बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ CB फॉर अ शार्प एज ओरिफिस इज जनरली। आप लोग को बताना वैल्यू ऑफ CB कितनी होती है शार्प ओरिफिस के लिए। तो CB की वैल्यू आप लोग की 0.98 के बीच आप लोग की होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप लोग का किस तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ CB आप लोग का होता है। ये फॉर्मूला कभी कभी यूज हो जाता है यार, इसको याद रखना है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ जो मोशन आप लोग की होती है उससे भी आप लोग को आ जाता है। अगर आप लोग को याद हो S=UT प्लस के हाफ AT² जब आप करोगे तो वहाँ से भी आप लोग का आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ईच टर्म्स ऑफ बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो एनर्जी पर यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है? वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 16, इसमें बात करते हैं वेजल कंटेनिंग वाटर एट अ डेप्थ ऑफ डेप्थ एच इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड। उसको आप कैसे एक्सेलरेट करो? अपवर्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ G/2 एक्सेल द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेजल। उसके बॉटम पे आप लोग को बताना है कितना प्रेशर होगा। समझ में आया? एक कंटेनर है जिसकी हाइट एच है, आप उसको क्या कर रहे हो? AZ एक्सेलरेशन के साथ, जेड डायरेक्शन में AZ एक्सेलरेशन कितना है? G/2। इस एक्सेलरेशन के साथ आप उसको ऊपर लेकर के जा रहे हो, तो आप लोग को बताना है कि उसके बॉटम पे कितना प्रेशर होगा। तो मैंने आप लोग को बताया था प्रेशर इजिकल टू होता है ρGH, ठीक है। या फिर आप लोग को अगर याद हो तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता था DP/DZ जो आप लोग का होता था वो कितना होता था? ρG के इक्वल होता था। किसके इक्वल होता था? ρG के, ठीक है। तो G कितना है अभी हमारे पास अगर बात करें तो एक तो G है और G/2 से कहाँ जा रहा है? वो ऊपर जा रहा है। तो ये आप लोग का ऐड हो जाएगा। तो ये आप लोग का टोटल कितना आ जाएगा जब इसको आप सोल्व करोगे? तो 3/2 ρG आप लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से आप लोग के प्रेशर कितना आ जाएगा? यहाँ पर हाइट और आ जाएगी, ठीक है। तो 3/2 ये आप लोग का हो जाएगा। तो 3/2 ρG कितना हो जाएगा? यूनिट वेट हो जाएगा। तो 3/2 γ/H आ जाएगा। 3/2 γ/H कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में क्वेश्चन आसान सा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये अभी मैंने आप लोग को सोल्व करा दिया। कितना आप लोग का उसके जो बॉटम है उसके बॉटम पे कितना प्रेशर आप लोग का होगा। नेक्स्ट देखिए 17, फायर होज नोजल इज़ जनरली मेड। फायर होज नोजल जो होती है आप लोग की किसकी बनी होती है? कन्वर्जेंट शेप की होती है। कैसी होती है? मेड अप ऑफ कन्वर्जेंट शेप। कन्वर्जेंट शेप का मतलब होता है कि आकर के एक पॉइंट पर आकर के मीट कर रही होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये होती है। चलिए मैं आप लोग को डायग्राम से ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप लोग कुछ इस तरीके की होती है, कन्वर्जेंट नोजल होती है। यहाँ से डाया ज़्यादा होता है इसका और इधर वाले एंड पर डाया इसका कम होता है। तो कुछ इस तरीके की होती है आपकी कन्वर्जेंट नोजल। इसको पूछ रहा है किस तरीके की बनी होती है, तो आप लोग याद रखना फायर होज नोजल जो होती है वो कैसी होती है? कन्वर्जेंट आप लोग की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रो नोजल एज़ कम्पेयर टू वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी लॉस होता है, देखो एनर्जी लॉस मैंने आप लोग को बताया था वेंचुरीमीटर में, अगर आप लोग को याद हो तो ओरिफिस मीटर के कंपेयर में क्या होता था? कम होता था। लेकिन अगर आप बात करोगे किसके कंपेयर में? नोजल के कंपेयर में। तो नोजल के कंपेयर में जो एनर्जी लॉस होता है फ्लो थ्रू नोजल एज़ कम्पेयर टू वेंचुरी मीटर, तो इसमें भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। आप लोग का ओरिफिस में भी ज़्यादा होता था, मैं बता दे रहा हूँ, ओरिफिस में भी ज़्यादा होता था, और जो नोजल है इसमें भी क्या होगा? ज़्यादा होगा आपका एज़ कम्पेयर टू वेंचुरी मीटर। क्योंकि वेंचुरी मीटर आप लोग की रिलायबल डिवाइस इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें जो आप लोग का एनर्जी लॉस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द स्पीड ऑफ अ सबमेराइन कैन बी मेजर्ड। एक सबमेराइन है आप लोग को, अगर आपको उसकी स्पीड पता करनी है तो किससे पता करोगे? पिटोट ट्यूब से। किससे पता करोगे? पिटोट ट्यूब से। पिटोट ट्यूब आप लोग की वो ट्यूब होती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो? पता कर पाते हो
ठीक है ना। अच्छा, आप पूछोगे सर हॉट वायर एनीमोमीटर क्या होता है? तो देखो, हॉट वायर एनीमोमीटर जो आप लोग का यूज़ करा जाता है, ये मेजर करने के लिए करा जाता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये भी आप लोग का क्या मेजर करने के लिए करा जाता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, हॉट वायर एनीमोमीटर। अगर हम बात करें पिरानी गेज, तो पिरानी गेज का काम क्या होता है? तो ये आप लोग का मेजर करता है प्रेशर को। अगर ये आप लोग का मेजर करता है प्रेशर को। और इंक्लाइन मैनोमीटर आप लोग को पता है, इंक्लाइन मैनोमीटर आप लोग का क्या मेजर करता है? प्रेशर डिफरेंस आप लोग का मेजर करता है। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो। और ये क्या होता है, बाकी जो यूट्यूब होता है या डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उससे ज़्यादा सेंसिटिव होता है आप लोग का इंक्लाइन मैनोमीटर। ये भी आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 19 के बाद कौन सा आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा आप लोग का? ये देखिए, उसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20। ठीक है, ये देखिए 19 के बाद आएगा 20। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ एयर मास इन अ टोर्नेडो इज़ अ। तो आप लोग को बताना मोशन ऑफ एयर मास जो होता है, ठीक है, टोर्नेडो में। टोर्नेडो आप लोग को पता होगा, टोर्नेडो एक ऐसी डिवाइस होती है आप लोग की जो पानी के अंदर चलती है। कहाँ पर चलती है? पानी के अंदर चलती है। तो उसमें जो आप लोग का एयर मास होता है, उसका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? वो फोर्स वर्टेक्स होता है एट द सेंटर, और फ्री वर्टेक्स होता है आउटसाइड पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कई बार आप लोगों ने देखा हो तो जब जहाज़ वगैरह चलते हैं पानी के अंदर, नेवी में आप लोग को पता हो, तो जो जहाज़ वगैरह होते हैं या पनडुब्बी वगैरह होती हैं, तो उसके आसपास उससे आगे टोर्नेडो चल रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा यूज़ करे जाते हैं, कहीं खतरा वतरा तो नहीं है आगे, उससे पहले ही हमारे ये चलाए जाते हैं, क्योंकि शिप में बहुत कीमती चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उससे आगे अगर कोई खतरा होगा तो वो इनको होगा। ठीक है, और हमको उसका पता लग जाएगा। तो इनमें जो फोर्स वर्टेक्स होता है वो तो सेंटर पर होता है, और फ्री वर्टेक्स होता है वो आउटसाइड में होता है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 21 पे। इसकी बात करें, फिलोमीटर बेस्ड ऑन द ऑब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल लाइक ओरिफिस प्लेट कैन बी यूज्ड विद रिनॉल्ड नंबर अप टू अप्रोक्सीमेटली। यानी जो आप लोग का फ्लो होता है, फिलोमीटर्स यूज्ड ऑन ऑब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल लाइक ओरिफिस प्लेट कैन बी यूज्ड विद रिनॉल्ड नंबर अप टू अप्रोक्सीमेटली। तो आप लोग को बताना है फिलोमीटर जो आप लोग कितने रिनॉल्ड नंबर तक यूज़ कर सकते हो? तो 2000 तक, क्योंकि ये आप लोग का यूज़ करा जाता है लेमिनार फ्लो के केस में। किस में यूज़ करा जाता है? लेमिनार फ्लो के केस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस केस में? कौन सा आपका? फिलोमीटर। ठीक है, याद रखना, फिलोमीटर का रिनॉल्ड नंबर लेमिनार फ्लो के केस में आप लोग का यूज़ करा जाता है। पिटोट ट्यूब का काम क्या होता है? तो वेलोसिटी आप लोग का मेजर करना होता है किसी भी एक पॉइंट पे, अगर आप लोग को वेलोसिटी पता करनी है तो। ठीक है, उसके बाद करें इलियोर इक्वेशन। तो इलियोर इक्वेशन आप लोग की बेस्ड होती थी किस पे? अगर आप लोग को याद हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। तो फ्लो इसमें कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल। मोशन ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन द अजम्पशन, इन्होंने अजम्पशन कैसा लिया था? होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो आप लोग का होना चाहिए, यानी कि लिक्विड होना चाहिए, और लिक्विड भी कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वाटर हो गया फिर उसके बाद ऑयल हो गया, सेम होना चाहिए, जो भी हो एक ही फ्लो होना चाहिए। ठीक है ना, ये इन्होंने क्या लिया था? अजम्पशन लिया था, किसने? इलवर ने। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोगों से बोल रहा है द रैंकाइन हाफ ओवल बॉडी एम इज सब्जेक्टेड टू द टू डायमेंशनल फ्लो हैविंग वेलोसिटी v। यानी कि एक बॉडी है जो आप लोग की टू डायमेंशनल फ्लो में क्या है? सब्जेक्टेड है, यानी इस पर इससे होकर के टू डायमेंशनल फ्लो आप लोग का हो रहा है। ठीक है, द टिपिकल स्ट्रीम लाइन सोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, और ये आप लोगों को शो करा गया है। तो पॉइंट ए इन द डायग्राम सोच, आप लोग को बताना है कि पॉइंट ए जो है आप लोग को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, अगर ये आप लोग की एक बॉडी है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा? जो पॉइंट ए है यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और हमको पता है जिस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टैग्नेशन पॉइंट हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को मेंशन करें। द रिजल्टेंट वेलोसिटी बिकम 0, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द स्टैग्नेशन पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? स्टैग्नेशन पॉइंट उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन द वाटर ड्रॉन फ्रॉम सेंट्रल होल मेड इन वॉश हैंड बेसिन
द टाइप्स ऑफ फ्लो इज़ नोन एज। तो देखो वॉश एंड बेसिन से जो आप लोग का फ्लो होता है वो फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है, ठीक है। और कहीं पर अगर फोर्स लगाने के बाद आपका फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है तो आप लोग का फोर्स वर्टेक्स फ्लो हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो फ्री हो रहा है, कोई भी हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्री वर्टेक्स फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, फ्री वर्टेक्स फ्लो जो होता है उसकी रेडियस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बस इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। एक तरीके से एंगुलर वेलोसिटी ही है, ठीक है। और आप लोग का जो वर्टेक्स फ्लो होता है दो तरीके का होता है, एक फ्री वर्टेक्स होता है, एक फोर्स वर्टेक्स। जहाँ पर फोर्स लगाना पड़ रहा हो वो फोर्स वर्टेक्स हो जाएगा, जहाँ पे अपने आप वो फ्लो हो रहा हो तो वो फ्री वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स मतलब समझते हो ना, गोल गोल इस तरीके से जब फ्लो होता है आप लोग का, ठीक है ना, वो हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ओरिफिस मीटर। तो ओरिफिस मीटर से आप क्या मेजर करते हो, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ओरिफिस मीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, डिस्चार्ज, ठीक है ना। देखो यार वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज आप लोग का। हाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये आप लोग का डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, तो ये आप लोग का आ जाता है। और एक्चुअल निकालने के लिए आप इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करा देते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का, इनमें से आप लोगों को करेक्ट वैल्यू बतानी है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की, किससे रिलेटेड, वेंचुरी मीटर से। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए कोफिशिएंट ऑफ, ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर। वेंचुरी मीटर के लिए 0.95 से 0.98 के, ओरिफिस के लिए 0.60 से 0.65, तो नोजल मीटर के लिए 0.96 के अप्रोक्सीमेट लगभग इसके इक्वल होता है। व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू होती है 0.61 से लेकर के 0.65 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है आप लोग का कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आप लोग का होता है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी होता है। उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी आप लोग का क्या हो जाता है, एक्चुअल जो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट एरिया होता है अपॉन जो एक्चुअल एरिया होता है वो आ जाता है, ठीक है। ऐसी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन क्या आ जाता है, जो आप लोग का थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज मेजरिंग द डिस्चार्ज। तो मेजरिंग द डिस्चार्ज आप लोग किसका यूज करते हो, वेंचुरी मीटर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें से देख ली क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द एब्लोमीटर। एब्लोमीटर से भी हम लोग क्या मेजर करते हैं, डिस्चार्ज ही मेजर करते हैं। याद रखना इस चीज़ को, एब्लोमीटर से भी हम किसको मेजर करते हैं, डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। कोफिशिएंट करेक्शन फैक्टर, ठीक है, सॉरी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर याद रखना लेमिनार फ्लो के लिए, किसके लिए, लेमिनार फ्लो के लिए, और वो भी किससे, सर्कुलर ट्यूब से। तो उसके लिए 1.33 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ठीक है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का ये आप लोग के पास फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोग को उतना ज़्यादा याद रखना है नहीं, सही बात तो ये है। इसका केवल आप लोग को वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना। वैल्यू आप लोग को याद रखनी कितनी होती है, ठीक है। लेमिनार फ्लो के लिए देख लीजिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर 4/3 होता है, जो कि 1/33 आ रहा है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए देख लीजिए 1.05 होता है। और लेमिनार फ्लो के लिए प्लेट नहीं करना, प्लेट के बीच, ठीक है। बस आप लोग को पाइप के केस में याद रखना है, ठीक है। लेमिनार फ्लो के केस में 1.33 आ जाएगा जब 4/3 को सॉल्व करोगे। टर्बुलेंट के लिए 1.01 आ जाएगा, ठीक है। बस यही वैल्यू आप लोग को याद रखनी। वैसे ही आप लोग याद रखना काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो के लिए 2 हो जाएगा। और जो लेमिनार फ्लो आप लोग का होगा पैरेलल प्लेट, या आप याद रख सकते हो, वरना नहीं भी रखना है तो आप लोग केवल पाइप का याद रखिए, क्योंकि पाइप का इंपॉर्टेंट होता है अल्फा = 2, ठीक है। उससे ज़्यादा आप लोग को कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमको लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर की हेल्प से आप क्या मेजर करते हो, वेलोसिटी। याद रखना क्या मेजर करते हो, वेलोसिटी आप लोग मेजर करते हो, ठीक है। वो भी किसकी, गैस की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। द मोशन ऑफ आउट गोइंग वाटर फ्रॉम द होल मेड मिड पॉइंट कम्प्लीटली फिल्ड ओपन सिलेंड्रिकल टैंक विद वाटर इज। आप उसको क्या कहोगे, तो कैसा फ्लो होगा आप लोग का, फोर्स वर्टेक्स होगा, क्योंकि ऊपर से अगर आप लोगों ने उसमें होल कर दिया है तो जब ऊपर से आप लोग का आएगा तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर एक्ट कर रहा होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग का फोर्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड। तो किस पे बेस्ड होती है, आप लोग की एनर्जी पे बेस्ड होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एबिलोमीटर। तो वो आप लोग का क्या होता है, डिस्चार्ज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एबिलोमीटर से आप लोग क्या मेजर करते हो, डिस्चार्ज को मेजर करते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए 2018 के क्वेश्चन आ जाते हैं। बर्नौली इक्वेशन आप लोग की किस पे बेस्ड होती है, किस पे, कंजर्वेशन पे। तो एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन देखिए, इफ़ द फ्लूइड इज़ आइडियल एज पर अजम्पशन बर्नौली इक्वेशन इट मीन्स। अगर आप लोग का फ्लूइड आइडियल है तो इसका मतलब क्या है,
उन्होंने क्या इसका मतलब बताया था कि आप लोग की विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी जीरो होनी चाहिए। और आइडियल फ्लूइड ऐसा होता है कि अगर एक बार फ्लो होने लग गया वो, तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है, और ऐसा कोई फ्लूइड हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। अजम्पशंस क्या है, फ्लो रोटेशनल होना चाहिए, कंप्रेसिबल होना चाहिए, आइडियल प्लास्टिक होना चाहिए, या अनस्टडी होना चाहिए। तो इनमें से बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग है अजम्पशन फॉर बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में कौन सा आप लोग का अजम्पशन लिया था, तो मेन आप लोग का क्या था, इनकम्प्रेसिबल था, ठीक है। था तो ये वाला भी आप लोग का रोटेशनल नहीं, इरोटेशनल फ्लो था, सॉरी रोटेशनल नहीं था, इरोटेशनल था। आइडियल प्लास्टिक भी नहीं था, अनस्टडी भी नहीं था, स्टडी था, और एक यहाँ से कौन सा था, इनकम्प्रेसिबल फ्लो आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आप लोग का कितना होता है, 0.95 से लेकर के 0.99 के बीच होता है। ये इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए 2018 तक के क्वेश्चन मैंने आप लोग के डिस्कस कर लिए, तो कोशिश करूँगा आगे के क्वेश्चन भी जल्दी से आप लोग के साथ डिस्कस करे जाएँ। तो यार अगर आप लोग को मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो यार। अगर वीडियो देखो आपको कंटिन्यू चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा, मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है।